नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस अपनी रणनीतियों को लेकर कुछ और ज्यादा सचेत हो गई है और आज जिस तरह राहुल गांधी ने हरियाणा के नतीजों की समीक्षा की है, उसके बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जल्द ही कुछ बड़े और कठोर फैसले देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दूं कि आज कांग्रेस ने हरियाणा में मिली हार पर जो समीक्षा बैठक की, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, अशोक गहलोत जैसे नेताओं के साथ चर्चा की और बताया जा रहा है कि चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने साफ तौर पर उन नेताओं के लिए नाराजगी जताई है जिन्होंने अपने हितों को पार्टी हित से ऊपर रखा। आइए पहले सुनते हैं कि अजय माकन ने इस बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है, उसको पहले सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ इस पिटारे में है और उसमें धीरे धीरे उस पिटारे की तरफ बढ़ेंगे, पर्दे खोलेंगे, लेकिन पहले सुनिए अजय माकन को। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सुन रहे थे आप अजय माकन को। अजय माकन का कहना है कि सभी मानकर चल रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस ही जीत रही है, लेकिन अब नतीजे इसके उलट आए हैं तो पार्टी इसके कारणों की पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जब हार की वजह का पता चल जाएगा तो पार्टी उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगी? और यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक में कहा है कि कुछ लोगों ने अपने निजी हितों को पार्टी से ज्यादा तवज्जो दी है। जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेताओं ने जिस तरह अपने अपने स्वार्थ में अपनी पार्टी का नुकसान करवाया है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की मेहनत पर पानी फिरवाया है, उसे अब कांग्रेस हल्के में नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि हार के कारण समझने के लिए पार्टी की ओर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। खड़गे के घर पर हुई इस समीक्षा बैठक के बाद राहुल अचानक कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंचे और वहां करीब 10 मिनट रहे। इसे लेकर भी हलचल तेज है कि आखिर अब राहुल गांधी कौन सा अगला कदम उठाने वाले हैं। वैसे कांग्रेस अपनी हार के लिए ईवीएम पर भी सवाल उठा रही है। कल इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस डेलीगेशन मिला था, आपको याद होगा, शाम को न्यूज पॉइंट में हमने उसकी चर्चा भी की थी और इलेक्शन कमीशन ने उसकी शिकायतों पर लिखित जवाब देने का आश्वासन भी दिया है। यानी बीजेपी की जीत को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है और भले नायब सिंह सैनी अपनी सरकार फिर से गठित कर लें, लेकिन बीजेपी को अभी कोई जो है वो कई अलग अलग मोर्चों पर जवाब देना पड़ रहा है और जवाब देने की कोशिश बीजेपी कर भी रही है। लेकिन एक जाति जनगणना का मुद्दा भी है इन तमाम मुद्दों के बीच, क्योंकि आज एनडीए के अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने जातिगत जनगणना की वकालत की है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने जातिगत जनगणना की वकालत की है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस को चंद्रबाबू नायडू ने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के दौरान जातिगत जनगणना को जरूरी उन्होंने बताया है और साथ ही गरीब की जेब में धन होने और धन से ही सम्मान मिलने की बात भी चंद्रबाबू नायडू ने कही है। मतलब साफ है कि चंद्रबाबू नायडू भी वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी कहते आए हैं, जाति आधारित जनगणना की। यानी नायडू और राहुल गांधी एक जैसी बोली ही बोल रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल यह भी है कि एनडीए और बीजेपी की सत्ता का क्या भविष्य सुरक्षित माना जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब एनडीए और बीजेपी को देना होगा आने वाले समय में।
इधर चंद्रबाबू नायडू जाति आधारित जनगणना को जरूरी बता रहे हैं, तो उधर मध्य प्रदेश के रीवा में एक ऐसा पोस्टर लगा है जिसमें राहुल गांधी का खुला अपमान किया गया है। बताया जा रहा है कि सिरमौर चौराहे पर बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने पोस्टर लगवाया है। ये पोस्टर है, देखिए, लगवाया है, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी जलेबी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है अरे जलेबी अपनी जाति तो बता रे। ये लिखा हुआ है अरे ओ जलेबी अपनी जाति तो बता रहे। गौरव तिवारी भाजपा नेता, रीवा, मध्य प्रदेश। तो आप देख रहे हैं, तो तिरुपति के लड्डू के बाद अब गोहाना की जलेबी को बीजेपी पॉलिटिक्स में घसीट रही है, मिठाइयों को भी जाति और धर्म में बांट रही है, और इसके बाद मोदी कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस बंटवारे की राजनीति करती है। खैर, अपनी करनी बीजेपी खुद ही जनता के सामने रख रही है। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी का अहंकार फिर से उसके नेताओं के भाषणों में दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। अखिलेश यादव के यूपी के उपचुनाव पर काम कर रहे हैं अखिलेश यादव, और कल अखिलेश यादव ने 6 अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया। मैदान में उतारने के बाद ये चर्चा होने लगी कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच जो इंडिया गठबंधन का जो तालमेल उधर उत्तर प्रदेश में है वो टूट चुका है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने इस भ्रम से भी लोगों को दूर कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव को। कांग्रेस का गठबंधन कहाँ देख रहे हैं? आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। कांग्रेस का गठबंधन कहाँ देख रहे हैं? आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का। तो सुन रहे थे आप, साफ साफ कह रहे हैं आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन और उसमें भी कांग्रेस पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो गठबंधन आगे भी बना रहेगा। तो कल जो बातें हो रही थी उस बात पर, उन संभावनाओं पर आज विराम लगा दिया है अखिलेश यादव ने। लगाम लगाने की कोशिश की मीडिया खबरों पर, यहां अखिलेश यादव साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर काम कर रहे हैं, और उधर हेमंत सोरेन झारखंड चुनाव में भिड़ चुके हैं। कल ही आपने देखा कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से शाम को इन दोनों की मुलाकात हुई थी। ये तस्वीरें आप देखिए, कल शाम की तस्वीर, और इन तस्वीरों में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बच्चे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर काम करने वाले बाकी लोगों के बच्चे हैं, और उनसे मिल रहे हैं राहुल गांधी। थोड़ी इनके साथ थोड़ा हंसी मजाक और खेलकूद, राहुल गांधी का जो उनकी जो आदत है वो आदत यहां दिखाई दे रही है। खैर, राहुल गांधी हैं, और इसी जगह पर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ही कल आए थे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। उधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेता भी बीजेपी को मात देने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच अगर कांग्रेस आंतरिक तौर पर कोई बड़ा एक्शन लेती है तो क्या इससे आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होगी? ये एक चर्चा का विषय बन सकता है आने वाले समय में, क्योंकि हरियाणा का चुनाव और उस चुनाव के इर्द गिर्द बहुत सारी राजनीति और बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हैं जिसके पर्दे आने वाले समय में खुलेंगी। इस पर हम चर्चा लगातार कर भी रहे हैं, कांग्रेस भी मंथन चिंतन कर रही है, लेकिन हम विश्लेषकों की चर्चा बहुत अहम यहां हो जाती है, इसलिए भी क्योंकि यहां से जो चीजें निकल के आ रही हैं वो उन बातों से पर्दा हटाती हैं जिन बातों को जबरदस्ती लाने की कोशिश हो रही है। जैसे कांग्रेस का एक्शन प्लान क्या था, कांग्रेस को घेरने की कोशिश, लेकिन कांग्रेस को घेरने की कोशिश के इर्द गिर्द क्या यहां बीजेपी की तैयारियां और उन तैयारियों की चर्चा नहीं होनी चाहिए जिन तैयारियों के बारे में लगातार चर्चा नहीं होती है, और ऐसा लगता है कि बीजेपी अपराजेय है। 4 जून के बाद से जो कुछ बदला था, यानी कि 4 जून के बाद बीजेपी को जो सीटें आई थीं 240 और उसके इर्द गिर्द की राजनीति थी, क्या अब पूरी की पूरी राजनीति अब 240 के बाद अब हरियाणा के रिजल्ट की तरफ चली गई है, या इस राजनीति में कुछ और बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? क्या चुनावी नतीजों के बाद बड़े खेल की तैयारी है? यह समझना जरूरी है। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने कैसे छेड़ दी है नई लड़ाई, इस लड़ाई में क्या उनकी पार्टी के अंदर के ही नेता हैं या पार्टी के बाहर के लोग भी हैं, इन सबको भी समझेंगे इस चर्चा के दौरान। आइए जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, समीर आत्मज मिश्र जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। शकील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। दिन भर कल से लेकर आज तक कांग्रेस मुख्यालय में और खासकर
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर गहमा गहमी का आलम है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। क्या कुछ वहां से निकल के आ रहा है? राहुल गांधी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और अब बहुत कम समय है कि इसकी समीक्षा की जाए, यानी हरियाणा की समीक्षा की जाए। कल परसों में हो सकता है कि अगले चुनाव की घोषणा हो जाए। आप बेहतर बताएंगे। महाराष्ट्र चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर रहा हूं, उपचुनावों की बात कर रहा हूं, क्या कुछ है उधर कांग्रेस में? देखिए, आज कांग्रेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां। आमतौर पे कांग्रेस इतनी जल्दी समीक्षा बैठकें नहीं करती है, लेकिन हरियाणा का एक रिजल्ट ऐसा था जिसने सबको हिला के रख दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया है, क्योंकि वहां का माहौल जो है वो काफी लाउड दिख रहा था। वो माहौल ऐसा नहीं था कि जिसको हम लोग देख के कहते हैं कि एक छुपी हुई हवा चल रही है, एक माहौल है, लोग धीरे से ये बता रहे हैं। वहां पे जो सब कुछ दिख रहा था वो दीवार पे लिखा हुआ दिख रहा था, और उसके बाद ऐसे नतीजे आना तो निश्चित ही तौर पर कांग्रेस इसको बहुत गंभीरता से ले रही है, और खुद राहुल गांधी। इसलिए राहुल ने आज ही इसकी मीटिंग करी, और इस मीटिंग में जो उन्होंने जिन लोगों को बुलाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा से जुड़े हुए भूपेंद्र हुड्डा तो थे, मगर बाकी जो लोग इसके बाहरी उससे जुड़े हुए थे, जैसे अशोक गहलोत जो वहां पे ऑब्जर्वर बना के पहुंचाए गए थे, अजय माकन जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जिन्होंने टिकट बंटवारे में सबसे अहम भूमिका अदा करी। तो राहुल ने आज इनसे जानना चाहा कि हुआ क्या है, क्योंकि इस बार जो है राहुल खुद जो है सीईसी जो होती है, जो टिकट बांटती है, फाइनल सबसे बड़ी कमेटी होती है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कांग्रेस की, तो उसमें बैठे थे। पिछली बार कई मीटिंगों में लोकसभा की भी वो नहीं बैठे थे, लेकिन इस बार हरियाणा की मीटिंग्स में वो बैठे लगातार, और खुद उन्होंने हर एक केस को एक एक को देखा। और जब वो अमेरिका जा रहे थे, जिस दिन उसके बाद एक मीटिंग हुई, तो उसमें सोनिया गांधी बैठी। इसका मतलब कि हरियाणा के चुनाव को कांग्रेस और कांग्रेस हाईकमान बहुत गंभीरता से ले रहे थे। उन्हें मालूम था कि हरियाणा जो है एक तो बहुत बीजेपी से नाराज है, और दूसरे हरियाणा को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो है महाराष्ट्र और झारखंड के बड़े अहम चुनाव सामने आने वाले हैं। कश्मीर के बारे में उन्हें मालूम था कि कश्मीर में वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां पे जो मेन पार्टनर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और ये उसके सहयोगी पार्टनर है। तो वहां पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छा किया, लेकिन हरियाणा में जितनी आशा थी उसके अनुरूप कांग्रेस को सीटें नहीं मिली। तो इसीलिए ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात हुई है, आमतौर पे ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आपने देखा नहीं होगा कि कभी बनी हो। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि राहुल गांधी इन नतीजों को बहुत ही गंभीरता के साथ ले रहे हैं। और जहां तक ईवीएम का सवाल है, तो ईवीएम पर शक तो सबको है, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। खुद बीजेपी ने जब 2009 का चुनाव हार गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो 2004 के बाद 2009 में भी कांग्रेस जीत के आई, और उसी के बाद जो है पूरे देश में घूम घूम के आडवाणी ने ईवीएम के खिलाफ प्रचार किया, और उनके नेता जो है उन्होंने एक इस पे किताब लिखी कि क्या हम इस पे विश्वास कर सकते हैं ईवीएम के ऊपर। तो ये एक सवाल तो बहुत बड़ा है। और खुद कांग्रेस ने 2018 में यहां कांग्रेस का प्लेनरी हुआ था, जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन कहते हैं। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में यहां इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम में हुआ था दिल्ली में, उसमें कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था, लिखित प्रस्ताव पास किया था ईवीएम के खिलाफ 2018 में, लेकिन उसको फिर फॉलो जिस तरह से किया जाना चाहिए था वो फॉलो नहीं किया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले उस पर काफी सवाल उठाए कांग्रेस ने, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस उसको एक बड़ा इशू बनाने की तैयारी कर रही है, और वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ईवीएम को लेके जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, दूसरी पार्टीज के मन में भी सवाल हैं, और जैसे हमने बताया कि 2009 में बीजेपी के मन में भी सवाल थे उसको लेके। तो उन सवालों के ऊपर चर्चा होना चाहिए, सारी स्थिति क्लियर होना चाहिए कि आखिर है क्या, और कांग्रेस को इस पे एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाना चाहिए जिसमें कि टॉप ब्यूरोक्रेट हो,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हों, चुनाव आयुक्त में से कोई रिटायर्ड हो। कांग्रेस अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि कांग्रेस किसी ऐसी कमेटी का प्रस्ताव रखे और लोग सामने आके उसमें शामिल ना हो, तो उसका एक असर पड़ेगा। लेकिन वो एक अलग चीज है। अंदरूनी जो मामला है कांग्रेस का, कांग्रेस उसको बहुत गंभीरता से ले रही है। और राहुल, जैसा कि जो राजाजी मार्ग पे खड़गे जी का निवास है, वहां से आके सीधे पैदल चलते हुए कांग्रेस दफ्तर में आए, थोड़ी देर रुके, उन्होंने कुछ देखा भी, कुछ बातें भी की। देखिए, दरअसल समस्या क्या है कि कांग्रेस में एक कैजुअल अप्रोच आ गई है। तो राहुल के वहां आने का जो मतलब है, वो मैसेज है, वो आज चला गया। वो मतलब और मैसेज ये है कि वहां पे आमतौर पे जनरल सेक्रेटरीज हैं जिन्हें नियमित रूप से बैठना चाहिए। जब राहुल आए तो कोई भी नहीं था वहां, कोई जनरल सेक्रेटरी अपने कमरों में नहीं था, आते ही नहीं है। तो राहुल ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है इस मामले को कि भाई दफ्तर में बैठो, लोगों से मिलो, काम करो। और काम जो है दफ्तर से होना चाहिए। दफ्तर से काम होने का अलग मतलब होता है, घर से काम होने का अलग मतलब होता है। क्योंकि घर पे जो है बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता जाते नहीं हैं, जाना पसंद नहीं करते। दफ्तर में आना एक आदमी का अधिकार होता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, कोई भी दफ्तर में जा सकता है और अधिकार भाव के साथ जाता है। किसी के घर में जाने पर आपके पास वो अधिकार भाव नहीं रहता। तो वो राहुल आज आए, उन्होंने ऐसा, राहुल का आमतौर पर शेड्यूल होता नहीं है कि राहुल बिना किसी प्रोग्राम के सीधे चलते हुए कांग्रेस दफ्तर में अंदर घुसे चले आए, लेकिन आज वो आए। तो अब जो है हरियाणा के बाद, जैसा कि आपने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड के होना है, तो ये माना जा रहा है आमतौर पे कि वो सोमवार को शायद वो चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। सैटरडे को दशहरा है, दशहरे के बाद संडे इतवार है। तो आमतौर पे हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी माना जा रहा है इस बात को, झारखंड में भी सब तैयारी इसी बात को है कि आचार संहिता लग जाएगी। क्योंकि झारखंड में सरकार है इंडिया गठबंधन की, इसलिए उनके काम करने की रफ्तार से समझ में आ रहा है कि तेजी के साथ वहां पे जो कुछ छोटे मोटे पेंडिंग काम हर सरकार के होते हैं वो निपटाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र की सरकार भी निपटा रही है, क्योंकि आचार संहिता के बाद पूरी तरह हाथ बंध जाते हैं। तो मंडे को उम्मीद है कि वहां पे आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव घोषित हो जाएंगे। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, देखिए दोनों राज्यों के जो चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड, दोनों में इंडिया गठबंधन लड़ेगी। कहीं पे भी कांग्रेस अकेले नहीं लड़ेगी, तो इंडिया गठबंधन वहां लड़ेगी। तो उसके लिए उसी तरह से तैयारियां हो रही है। सबसे पहली बात है, जल्दी से जल्दी थे शकील जी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन आए थे, तो क्या कुछ रहा वहां पे, क्या बातचीत चली इनकी कल शाम को? क्योंकि कल ही परसों रिजल्ट आया था, सब बिल्कुल घेरने में लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी को। इसी बीच हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का आना क्या मायने रखता है? बहुत ही अच्छी मुलाकात रही वो, और बहुत ही अचानक वो लोग आए थे। उस वक्त वहां से निकलना भी उनके लिए, जैसा कि हम बता रहे हैं, उसी की बात बता रहे थे। अब आपने पूछ लिया तो बताते हैं। रांची में बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही थी जिस वक्त वो निकले, तो उनकी जो टेक ऑफ है वो भी थोड़ा मुश्किल से ही हो पाया। लेकिन चूंकि उन लोगों ने तय कर रखा था या फोन कर दिया था, बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं। और वहां पे जो हम बता रहे हैं, दरअसल क्या है कि झारखंड, आपको तो मालूम है, खैर बिहार, बंगाल, इन सब में आज से दुर्गा पूजा की छुट्टियां हो गई हैं जी। कल सब जगह सरकारी दफ्तरों में, कल सब जगह लास्ट वर्किंग डे था इन तीनों राज्यों में। आसपास वहां होता है दुर्गा पूजा, बहुत उत्साह से और बड़े पैमाने पे मनती है, आपको मालूम है वो। तो कल लास्ट वर्किंग डे था, तो मुख्यमंत्री का वहां से निकलना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। लेकिन वो आए यहाँ पे और खड़गे जी से और राहुल से उन्होंने मुलाकात की। और सीट शेयरिंग सबसे बड़ा इशू है कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग की बात हो जाए, सीट शेयरिंग का काम खत्म हो जाए, तो हम लोग अपने अपने टिकट अनाउंस कर दें और फिर उसके बाद हम चुनाव में लग जाएं। उद्धव ठाकरे भी ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग थोड़ा जल्दी होना चाहिए। और वो हमें लगता है कि अब जैसे ही चुनाव अनाउंस होंगे, उसके एक आध दिन में ही सीट शेयरिंग की मीटिंग हो जाएगी। क्योंकि झारखंड के कांग्रेसी नेताओं ने, महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं ने वो अपनी प्रारंभिक तैयारी जिसे कहते हैं वो सब करके रख ली है जी। तो झारखंड में तो गठबंधन में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। हेमंत सोरेन कांग्रेस को, राहुल गांधी को, खड़गे जी को बहुत मान रहे हैं, उनका आभार भी मान रहे हैं कि जब वो जेल गए तो कांग्रेस ने जिस तरह से उनका खुल के साथ दिया, साथ तो अरविंद केजरीवाल का भी दिया कांग्रेस ने। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, राघव चड्ढा कल कह रहे थे कि अकेले लड़ेंगे हम दिल्ली में। खैर वो अलग मुद्दा है, जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो बात करेंगे हम, दिल्ली का इशू आएगा उसके बारे में। तो फिलहाल जो है आपने पूछा झारखंड का, तो झारखंड का माहौल बहुत अच्छा है। हेमंत सोरेन जो है वो काफी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। कल्पना सोरेन
जो वहां यात्रा निकाल रही हैं लगातार, वही बहुत आत्मविश्वास से थी, लेकिन कल उन लोगों को जरा जल्दी जाना था, इसलिए वो ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन वो अच्छा रहा उनका आना। और झारखंड और महाराष्ट्र में इसीलिए राहुल ये जो कर रहे हैं, उसके ये महाराष्ट्र और झारखंड के लिए ही कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में गलत संदेश न जाए। हरियाणा की हार जो है वो कांग्रेसियों का और इंडिया गठबंधन का भी महाराष्ट्र और झारखंड में मनोबल नहीं तोड़े। इसीलिए आज उन्होंने सख्ती दिखाई कि भाई देखो ऐसा नहीं चलेगा, ईवीएम की गलतियां अपनी हैं, उससे हम लड़ेंगे, लेकिन जब तक बीजेपी है तब तक ईवीएम रहेगी, ये सबको मालूम। बीजेपी ईवीएम को नहीं हटने देगी, बहुत बड़ी ताकत है ईवीएम उसके लिए, लेकिन हम उस ईवीएम की ताकत को कितना कंट्रोल कर सकते हैं वो हमें देखना है, और वो करेंगे कंट्रोल। उसको कमजोर कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि ईवीएम उतना असर नहीं डाले। तो खैर ये सब बातें होंगी बाद में, लेकिन आज का दिन जो है कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि राहुल ने आज मीटिंग के दौरान जो बातें कही हैं अपने साथियों को बताया है कि देखिए कैजुअल अप्रोच से काम नहीं चलेगा, हम मोदी से लड़ रहे हैं और मोदी से लड़ने के लिए हमें उसी तरह मुस्तैदी के साथ ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहां से एक नया जो एक्शन प्लान है वो कह सकते हैं राहुल गांधी का, वो दिखाई देता है। और दूसरी तरफ यहाँ से एक दूसरी बात जो आती है समझ में, जिस पर चर्चा जरूरी है, आना चाहता हूँ डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। कई कांग्रेस के समर्थक या विपक्षी दलों के समर्थक थोड़े निराश हैं, मायूस हैं, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत हो गया। और यानी परसों से आज तक रिजल्ट आने के बाद से कई लोग इन्फ्लुएंस हो गए हैं, बीजेपी जैसा चाहती है, बीजेपी का जो सरकारी मीडिया है जैसा चाहता है, उससे वो इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। कुछ वर्ग है जो इन्फ्लुएंस हो चुका है और उनको हम अब क्या ही कहा जाए, उनको धीरे धीरे ये होता है, आफ्टर इफेक्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस रिजल्ट को समझने की ज़रूरत है, और इस रिजल्ट में आगे जो कुछ निकल के आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम बना रहे हैं और वहाँ पर क्या कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात जो आखिर में शकील अख्तर जी कह रहे थे कि ईवीएम जब तक ये पार्टी रहेगी सत्ता पर आसीन, तब तक ईवीएम को हटाया नहीं जा सकता है। ये विपक्ष भी जानता है अच्छी तरह से, लेकिन ईवीएम पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इसे कमज़ोर कैसे किया जाए, ये तो समझना ज़रूरी है। और इस काम में शायद अब विपक्षी दल लगें। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि इसके बाद से जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस को यहाँ कमज़ोर बताने की, राहुल गांधी को कमज़ोर बताने की, इस सब का असर क्या आने वाले चुनावों पर पड़ता हुआ आपको दिखाई देता है? कल को अगर या दशहरे के बाद जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है, तो क्या महाराष्ट्र के चुनाव पर खासकर, क्योंकि झारखंड का चुनाव उसमें इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, और इंटैक्ट तो उधर भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन जनता के बीच जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश पिछले 2-3 दिनों से नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जो पहुंचा कर जा चुके हैं, लाओस और वियतनाम की यात्रा पे निकल गए, आज नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पे चले गए, क्या आपको लगता है कि वो मैसेज पहुंच चुका है? अब चुनाव, आने वाले चुनाव में हरियाणा चुनाव का रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी की हार का, कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों के कई कोण हैं। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जो कुछ पोज कर रहे हैं, जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनको करना ही होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि दिल्ली की नाक के नीचे हरियाणा जैसे राज्य में वे सत्ता खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वो नरेंद्र मोदी के नाम के ब्रांड में आखिरी, उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होता है। इसलिए वो चुनाव किस तरह जीता गया, इस पर हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। हम नहीं जानते उन सारे आरोपों में कितनी सच्चाइयां हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कई सारे उसमें संदेश छुपे हुए। 11% वोट बढ़ाने के बावजूद सत्ता में न पहुंच पाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। स्वाभाविक है, जब पार्टी चुनाव हारती है, सत्ता में नहीं पहुंच पाती है, तो लोग हर तरह से, चाहे पार्टी के भीतर के लोग हों, बाहर के हों, विपक्ष के लोग हों, मीडिया के लोग, थोड़ी कटु आलोचना और मीमांसा भी हो। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां अब राहुल गांधी के पास इतनी मोहलत नहीं है, अब गुंजाइश नहीं है कि वे हर बार एक्शन लेने की बात करें और एक्शन न हो। राजीव जी, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हारी थी। उसके बाद एक बैठक हुई थी दिल्ली में,
और चंद रोज पहले यानी चंद महीने पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। उसके बाद जो बैठक हुई थी उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से किसी एक ने एक ऐसा वाक्य कहा था जिसकी उस वक्त हेडलाइन बनी थी कि कांग्रेस के हत्यारे इसी रूम में, इसी कक्ष में मौजूद। अब वे कितने बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे, जिन 3 राज्यों में सरकारें बनी थी, वो सारे नेता थे, मुख्यमंत्री थे, फिर भी कांग्रेस चुनाव हार गई थी लोकसभा में, सफाया हो गया था जी। तब ये उम्मीद की गई थी कि अब राहुल गांधी कोई बड़ा एक्शन ले। पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा, फिर वे वर्षों तक स्वीकार नहीं किया और उन्होंने उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया। तब से लेकर आज तक राहुल गांधी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कांग्रेस को अपनी राख में से फिनिक्स की तरह लाकर खड़ा कर दिया, जिंदा कर दिया। लोकसभा चुनाव उनके नाम लिखा जाएगा, उसकी सफलता, उनकी यात्राओं की सफलता। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी अगर आज इस बैठक में ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने पार्टी से ज्यादा वरीयता, प्राथमिकता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को दी, खुद को दी, तो वे गलत नहीं कह रहे। लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा राजीव जी, ये जरूरत है बड़ी शल्य क्रिया की, बड़ी सर्जरी की जरूरत है। इसमें माइनर सर्जरी से काम नहीं चलेगा। शकील साहब हर बार महासचिवों की बात करते हैं, प्रभारी महासचिवों की बात करते हैं, हम और आप भी करते हैं। आज शकील साहब ने एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली है, महासचिव के कमरे पर एक पर्ची लगी हुई है, एक A4 साइज का कागज लगा, उसमें लिखा हुआ है कि इस नंबर पर संपर्क करें, यह व्यक्ति महासचिव की ओर से बात करेगा। अगर संगठन ऐसे चलेगा तो परिणाम ऐसे ही है। तो इस वक्त जो मेजर सर्जरी है वो संगठन में तो करनी ही है। आगे चलकर इस तरह की अनुशासनहीनता भी बर्दाश्त नहीं करनी है राहुल गांधी। ये जो पार्टी ने खामियाजा भुगता वो कितने प्रतिशत का है? 0.8% वोट कम है बीजेपी से, कांग्रेस के। मात्र इतने में सत्ता खो दी। सारी सूचियां आ गई हैं, कितनी सीटों पर बागियों ने, किसी ने 12,000 वोट पाए, कोई 40-50,000 वोट पा गया कांग्रेस का बागी, कैसे टिकट दिए गए, कैसे टिकट काटे गए। इन सब की जिम्मेदारी संगठन पर, संगठन के महासचिव पर भी होना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी तो जो भविष्य के चुनाव उसमें यह खामियाजा हो सकता है, उसको भुगतना न पड़े। स्वाभाविक है, हमारे देश की राजनीति, देश का चुनावी तंत्र एक साइकोलॉजिकल वारफेयर जैसा है, मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसा है। ये राहुल गांधी ही हैं जो वर्षों से चल रहे, अपने खिलाफ चल रहे घृणित अभियान के बावजूद आज तक हतोत्साहित नहीं हुए, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। आप कल्पना करके देखिए, उनकी जगह अगर नरेंद्र मोदी हो, आप हो, हम हो, हमारे खिलाफ इस तरह का झूठा और हास्यास्पद अभियान चले, पूरी चारित्रिक हत्या की श्रृंखला चला रखी हो, इसके बावजूद वो व्यक्ति अडिग है। यही वजह है विचलित हुए बिना राहुल गांधी आज को हम कांग्रेस पार्टी को इस मुकाम पर ले आए। हरियाणा में सरकार बनना कुछ असंभव नहीं था। जितने सर्वे थे, हमारे आपके अनुमान थे, लोगों के अनुमान थे, वो गलत नहीं थे। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि बड़े बड़े पत्रकार माफी क्यों मांग रहे हैं। आप देखिए ट्विटर पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनमें से किसी के, वे माफी मांग रहे हैं कि हम अंदाजा लगाने में गलत हो गए। वे गलत नहीं थे। 11% की बढ़त अगर वोटों में दिखी तो वो जमीन पर दिख रही होगी, तभी तो वे लिख रहे थे। एक बड़े पत्रकार ने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ये लिखा कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है और वे माफी मांग रहे हैं। भाई माफी क्यों मांग रहे हो आप? माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैं तो कतई माफी नहीं मांगूंगा। मैं मध्य प्रदेश के लिए भी माफी मांगने को तैयार नहीं। यहां जो भी कुछ हुआ, अगर हमने जनता की नब्ज पर हाथ रखकर वो बताया जो वहां धड़क रहा था, और उसके बाद अगर धड़कन बदल दी गई, कोई डेकाड्रोन लगा दिया गया, कुछ और हो गया, तो इसके लिए हम पत्रकार या सर्वे एजेंसी वाले या एग्जिट पोल वाले कोई जिम्मेदार नहीं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है अब मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी भी चले जाए पत्रकार, ऑन कैमरा पूछ लें वोटर्स से, तो अभी भी कहेंगे कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस जा रही है या कांग्रेस नहीं आएगी, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वोट दिया है। और जो आप कह रहे हैं 11% वोट बढ़ना कांग्रेस पार्टी का, ये जतलाता है कि कहीं ना कहीं जनता उनके पक्ष में थी, खड़ी थी तब तो। और ये दिख रहा था, हम लोग तो गए थे, हमारी 3 टीम अलग अलग एरिया में, पूरा का पूरा जो हरियाणा है उसको हम लोगों ने कवर किया।
हम लोगों ने जम्मू कश्मीर कवर किया, जम्मू कश्मीर में हम सही हो गए और हरियाणा में हम गलत हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? समीरात्मज मिश्र गए हुए थे, अमलेंदु उपाध्याय जी गए हुए थे, प्रशांत टंडन जी, चार यहाँ तो और चौथा मैं, हम लोग तो सब वहीं से लौट के आए। बुशरा खानम हमारी टीम, इकरार, ये तमाम लोग गए, पूरी टीम गई। तो इसलिए ये कहानी दूसरी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के महासचिवों को कोस करके भी कुछ नहीं होगा। बात यह है कि आप यहां पे थोड़ा सा उस तरफ जाने की हम कोशिश करें जहां से, जो शकील जी ने जो बात कही बहुत इंपॉर्टेंट, कि ईवीएम को हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन ईवीएम को मजबूत कैसे किया जाए, ईवीएम पे भरोसा कैसे बने। और मजबूती से मतलब है कि ईवीएम से या इलेक्टोरल रोल में जहां कहीं भी वोटर कार्ड बनने से लेकर चुनाव होने तक, काउंटिंग होने तक, आप याद कीजिए काउंटिंग वाले दिन अचानक सारे के सारे लोग क्यों चले गए उस आंकड़े पे, डाटा पे, जहां से चुनाव आयोग के आंकड़े आ रहे थे। जितने भी मीडिया वाले, सरकारी मीडिया वाले चले गए थे, कभी पहले कभी नहीं जाते थे, वो कैसे चले गए? 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे दिन तक चुनाव आयोग में वही आंकड़े उतने ही घूम रहा था, 48, 37, 48, 36 का। ये कैसे हो रहा था? ये सारी चीजें हैं जिस पर यहां पर बात करने की जरूरत है। और बाकी चीजें तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेस के अंदर क्या होना चाहिए। भाई हम कांग्रेस पार्टी तो है नहीं, और हम क्यों सलाह दें बिना पैसा लिए हुए? भाई हमको आप अपॉइंट कर लीजिए, हम सलाह देंगे। हम बिना पैसा लिए काम नहीं करते भाई, यहां भी 2 पैसा कमाने के लिए हम भी सैलरी उठाते तब तो बैठे हैं, तो इसलिए क्यों सलाह दें? तो सिंपल सी बात है। लेकिन जो देख रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आप तमाम विश्लेषकों की बातों को खारिज कर रहा हूं, कतई नहीं। हम जो देख रहे हैं उसमें यह साफ दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा यह है कि कहीं ना कहीं चुनाव की पद्धति को, चुनाव के तौर तरीकों को हाईजैक किया गया है और उसका पर्दाफाश होना चाहिए। डॉक्टर साहब, दूसरे हिस्से में उसी पर आ रहा था, क्योंकि हमारी आज की चर्चा का विषय कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस का जो एक्शन प्लान है वो है, और भविष्य की रूपरेखा भी है। तो पहले भविष्य की रूपरेखा के समय वर्तमान की मीमांसा भी जरूरी है। मैं जिन 11% वोटों की बात कर रहा हूं, ये ईवीएम का तोड़ ही तो थे शकील साहब। 11% वोट बढ़ा लेना एक पार्टी का ईवीएम की तोड़ के लिए तो था। वही तो डॉक्टर राजीव रंजन को और आप सबको दिख रहा था फील्ड में, वो सबको दिख रहा था। लोग यूट्यूबर्स के लिए बात करते हैं, बताइए ऐसा कौन सा चैनल था, तथाकथित मुख्य धारा का चैनल, सर्वे एजेंसियां, एग्जिट पोल वाले, आम जनता, सड़क पर चलते लोग, ये 11% का जो उबाल था, जो उस पतीली में उबल रहा था, यही तो ऊपर दिख रहा था। ये झाग कैसे बैठ गया? ये ईवीएम की तोड़ के लिए तो इतने वोट बढ़े थे, वो कांग्रेस पार्टी की मेहनत से बढ़े थे, स्वाभाविक है। आज रिजल्ट जो निकल गया, लोग कह रहे हैं माइक्रो मैनेजमेंट। मैंने पूछा कल सोशल मीडिया पर, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट क्या वाकई में चिन्हित करके हुआ था कि नहीं? हमें अपने 9 मंत्रियों को चुनाव हराना है, हमें अपने स्पीकर को चुनाव हराना है, माइक्रो मैनेजमेंट ऐसे करना है कि हमारे मंत्री न जीत जाएं। अरे भाई, हरियाणा में सरकार के 13 में से 9 मंत्री हार गए, स्पीकर हार गया। काहे का माइक्रो मैनेजमेंट था? पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट करती तो सबसे पहले अपने मंत्रियों को जिताने के लिए करती, लेकिन वो मैनेजमेंट वहां फेल हो गया जहां जनता ने 11% ज्यादा वोट दे। अब उन सवालों पर आते हैं जो ईवीएम को लेकर है। निश्चित तौर पर आज से पहले, आजादी के बाद आज तक, चाहे तब इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, आईटी नहीं था, तब इंटरनेट का माध्यम नहीं था, तब भी वोटों की बढ़त पहली खेप में जो सामने आ जाती थी, वो इतनी उलटबाजी कभी नहीं करती कि शुरू के 1.5 घंटे 15 और 67, 15 और 70 हो और वो उल्टे हो जाएं, फिर वो 37, 48 हो जाए और फिर बदले ही नहीं पूरे दिन। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं गुजरात के विधानसभा चुनाव का हवाला देता हूं, पिछले से पिछले चुनाव का। दोपहर 3 बजे तक कांग्रेस पार्टी आ गई थी, सरकार बनाने की स्थिति में थी। 3 बजे के बाद बदलाव हुआ। वो ऐसा बदलाव नहीं था कि 15 और 70 का एकदम बदल गया, धीरे धीरे बदलाव हुआ, वो लगातार दिख रहा है। 2 बातें हो रही हैं। जिस देश में लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल चंडीगढ़ के अनिल मसीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया हो और फिर उसे कोई सजा न मिली, 1 घंटे के लिए भी कटघरे में खड़ा करने की भी सजा नहीं मिली हो,
जिस देश में सुप्रीम कोर्ट ये कहता हो कि महाराष्ट्र की सरकार असंवैधानिक है लेकिन चलती रहेगी, जिस देश में आज तक 11 लाख ईवीएम मशीनों की गुमशुदगी ही बनी हुई हो, आज तक पतारसी उसकी न हुई हो, जिस देश में लोकसभा चुनाव में 11 दिन बाद करोड़ों वोट बढ़ जाते हो अपडेट होने में, 3 दिन बाद हरियाणा में लाखों वोट बढ़ जाते हो, उस देश में पूरी चुनाव प्रक्रिया संदेह के घेरे में तो रहेगी ही। हम और आप ये सवाल पूछते ही रहेंगे। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी बन जाती तब भी हम पूछते हैं कि भाई ये वोटों की गिनती कितनी देर बाद अपडेट होनी चाहिए, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। ये सवाल जब तक उत्तर नहीं पालेंगे तब तक हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है वो संदेह के घेरे में रहेगी और उसका जो मूल मंत्र है वो ईवीएम है, जो आज भारतीय जनता पार्टी या सत्ता के समर्थकों के लिए परम पवित्र है। शकील साहब जो बता रहे थे, मैं हर बार बताता हूं, ये वही बीजेपी है जिसने किताब लिखी थी ईवीएम के खिलाफ, DVL नरसिंह राव ने, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज अगर एक बार फिर उस पर संदेह हो रहा है तो ये संदेह का निवारण करना सरकार की, निर्वाचन आयोग की और सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। उनके यहाँ जब फरियाद जाती है तो वे जिस तरह उसको खारिज करते हैं, जिस तरह कोई उत्तर नहीं देते हैं, वो भी चिंता का सबब है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया, इस पर सवाल उठते हैं, और इसलिए भी क्योंकि अगर ठीक है, अभी चलिए हरियाणा का चुनाव, और इस चुनाव में एक तरफा अगर देखा जाए तो जीत यहां पर बीजेपी की अपने दम पे हो गई, लेकिन आप अभी से 3 महीना पहले चलिए और वहां पर आप देखिए 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट, यही सरकारी भोंपू मीडिया जो है ये कहता था कि 400 पार लेके आ रही है भाजपा, नहीं लाई, 240 पे सिमट के रह गई। आखिर वहां क्या था? इन बातों को समझने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी भी हैं, शकील अख्तर जी भी जुड़े हुए हैं, सौम्यराज मिश्र जी भी हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राकेश पाठक जी को भी आप सुन रहे थे। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा एक बार आपके पास आऊं और आपसे जरा समझना चाहता हूं। बहुत सारी बातें और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, और खासकर उस वर्ग को देखिए, एक पार्ट था जो छिटक रहा था, एक वर्ग जो मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगा रहे थे, वो छिटक रहे थे, बिदक रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा हंसने का मौका आ गया है, उनके लिए थोड़ा सा खुश होने का मौका आ गया है। लेकिन क्या आपको लगता है ये परमानेंट है प्रोफेसर रविकांत जी? अगर कल से लेकर, परसों से लेकर आज तक की चीजें देखी जाए, कैसे बनाया जाता है? आप उत्तर प्रदेश में हैं, बनाया जाता है अखिलेश यादव बाहर हो गए इंडिया गठबंधन से, बनाया जाता है, बताया जाता है कि उधर शिवसेना आंखें तरेर रहा है, बताया जाता है कि उधर एनसीपी जो है वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो सकती है। लेकिन यहां यह नहीं बताया जाता कि उसी उत्तर प्रदेश में उनके ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इधर अमित शाह के बीच पटती क्यों नहीं है। यह नहीं बताया जाता है कि शिवसेना शिंदे गुट यानी एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री पद पे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे अगले चुनाव में अगर भाजपा जीत के आती है तो? क्या उससे पहले वो जितनी सीटें मांग रहे हैं उन सीटों पे अगर उतनी सीटें नहीं मिलती हैं तो इन लोगों के बीच जो नजदीकियां हैं वो दूरियां बनेंगी कि नहीं बनेंगी? इनके बीच अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, इन सब की चर्चा मीडिया नहीं करता है, और मीडिया एक भोपू तंत्र की तरह बताना चाहता है, उसी को यहां आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहां यह है प्रोफेसर रविकांत जी कि एक तंत्र पूरा का पूरा फ्रेम करता है, और उस फ्रेम को बहुत लोग 2 रुपए वाले 2 टके के जो ट्रोलर्स हैं वो आगे बढ़ाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए या हमारे कमेंट बॉक्स, हमारे जैसे लोगों के कमेंट बॉक्स के जरिए, तो वो चलता है। तो इसलिए भी यहां इन सब का पर्दाफाश करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के लिए डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर अगर आप देश से प्यार करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात आप करते हैं, और ऐसे बहुत लोग जो राष्ट्रभक्ति के नाम पे वोट लेते आए हैं, 2019 की बात कर लें या उसके बाद की बात कर लें, उन लोगों के लिए भी ये जरूरी है समझना कि कैसे आप देशभक्त हैं जो अपने ही देश के लोगों के लिए आप गड्ढे खोद रहे हैं, इसी देश के लिए, भारत गणराज्य के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, अपने देवी देवताओं को भी नहीं बख्शते हैं, नहीं छोड़ते हैं। तो फिर आप कैसे हिंदू हैं? अगर हिंदू की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, तो जरा उधर भी अगर आ जाएं तो हर पॉइंट पे बहस करने के लिए यहां पॉइंट्स हैं, हर सवाल का जवाब है अपने पास। प्रोफेसर रविकांत जी, जो कह रहे हैं कि वो लोग खुश हो गए हैं,
लेकिन हंसी कई तरह की होती है। एक हंसी वो भी होती है कि अंदर तो गम है लेकिन बाहर मुस्कुराना है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो ये उम्मीद पाल करके बैठे हैं अंदर से, बाहर से नहीं, कि सत्ता में परिवर्तन हो जाए। वो कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने तो कसम खाई है। वो तो हो सकता है कि वोट भी बीजेपी के खिलाफ न दें, लेकिन चाहत है कि सत्ता बदल जाए तो कहीं रोजगार का जुगाड़ हो जाए, कुछ नौकरियां राहुल गांधी निकाल। और बाकायदा कहते हैं, हम लोग तो सेवा में, सरकारी सेवा में हैं, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी आ जाए तो पेंशन का इंतजाम हो जाए, लेकिन असल में वो वोट नहीं डालेंगे, वोट नहीं देंगे। तो ये जो आप सोच रहे हैं कि वो हंस रहे हैं, उनकी हंसी बड़ी अजीब है, बहुत विचलित करने वाली है। अंदर से दुखी और बाहर से थोड़ा मुस्कुराने का प्रयास, ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है। क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ उनको जितना जहर उनके मन में भरा गया है, वो थोड़ा सा तुष्ट होता है उनका। और मैं राहुल गांधी के बारे में कहता हूं कि जितना जहर उगला गया राहुल गांधी के खिलाफ, और उस जहर को पिया है राहुल गांधी। और मैं इसीलिए कहता हूं, मैंने शायद लिखा भी है कि राहुल गांधी आज के राजनीति के शंकर हैं। वो कहते भी हैं कि वो उनके आराध्य भगवान शंकर हैं, लेकिन मुझे तो असल में राहुल गांधी के भीतर वो लगता है, सारा गरल पी लिया उस व्यक्ति ने। नफरत, भय, हिंसा का माहौल, लिंचिंग का खौफ, धर्म के आधार पर गालियां, जाति के। राहुल गांधी पहले शायद सवर्ण होंगे जो जाति के आधार पर गालियां खा रहे। तेरी जाति क्या है, आपने दिखाया ना शुरू में वो पोस्टर। और ये जाति किससे पूछी जाती थी? सबसे ज्यादा प्रताड़ना जाति के आधार पर किसको मिली? हजारों सालों से इस देश के दलितों से यही पूछा गया कि तेरी जाति क्या है। वो आज राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। ये देखिए, अरे ओ जलेबी, अपनी जाति तो बता रहे हैं। ये भाषा है, ये भाषा है बीजेपी के नेताओं की। ये बीजेपी के नेताओं की भाषा है, इस देश के बीजेपी के नेताओं की भाषा है ये। और राहुल गांधी ने जो बात कही थी ना शिवाजी के विषय में, कि शिवाजी का राजतिलक नहीं होने दिया गया, और आज देश की राष्ट्रपति जी को न तो मंदिर ले जाया जाता है उद्घाटन में, और न नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में ले जाया जाता है। तो ये हजारों साल से जो अपमान और प्रताड़ना एक विशेष समुदाय की हो रही थी, वो राहुल गांधी फेस करे। और इसलिए मैंने कहा ना कि राहुल गांधी, अगर मैं थोड़ा सा पौराणिक उससे जोड़ूं आख्यान से, तो आज की राजनीति के शो है गरल को पी लिया है। वो नीलकंठ कहा जाता है ना शंकर को, तो वो गरल पी लिया है। और इसीलिए आपको अब राहुल गांधी के चित्त में न तो कभी बहुत चिंता दिखाई पड़ती है, न बहुत खुशी दिखाई पड़ती है। स्थिति प्रज्ञ जिसको कहते हैं राहुल गांधी, वो कि जिस मकसद से उन्होंने सफर शुरू किया है, भारत जोड़ना, मोहब्बत की दुकान खोलना, सामाजिक न्याय स्थापित करना, इस देश के आदिवासियों को उनको पहला मालिक कहना इस देश का। और अभी तो महाराष्ट्र का चुनाव है। आज ही मैंने खबर पढ़ी है कि जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, वहां पे भी अडानी साहब लूटने जा रहे हैं। तो ये जो देश में चल रहा है, जो ये मानसिकता है जाति पूछने की, प्रताड़ना की, शोषण की, अन्याय की, अत्याचार की, उसके खिलाफ जो व्यक्ति डट करके खड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा खुश हो लेते हैं। लेकिन असल में अब जो उनके भीतर है, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी आ जाए, बस हमको कुछ ना करना पड़े, हमारे हाथ कहीं। वो उनको लगता है कि शायद ये पाप है। ये अजीब किस्म का इस समय का माहौल है जी। अगर हम राहुल की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी
तो शायद वो पाप होगा, लेकिन आ जाए तो हमारे बच्चों को भी एजुकेशन का कुछ हो जाए, कुछ नौकरियां मिल जाए, ये वो सोचते हैं। इसलिए वो जो हंसी है बहुत बेमानी टाइप की हंसी है। और मुझे लगता ये है कि ये जो हंसी, जो मुस्कुराहट है, ये लंबे समय के लिए दुख में तब्दील होने वाली है। हरियाणा का जो नतीजा जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, लेकिन 5 साल के लिए हरियाणा अभिशप्त है। वहां बेरोजगारी के लिए, नौजवान डंकी बनने के लिए, महंगाई के लिए, किसान आंदोलन करने के लिए, महिला पहलवानों का अपमान करने के लिए, और लिंचिंग का पूरा रास्ता जो है हिंदू मुसलमान करने के लिए, इसके लिए ये हरियाणा 5 साल के लिए अभिशप्त हो चुका है। इससे मुक्ति चाहिए थी। इस देश को एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें सबको न्याय होते हुए दिखे, मिलता कि नहीं मिलता वो तो बहुत बाद की बात है। समता स्थापित हो, कोशिश हो। ये नहीं है कि साहब अडानी साहब तो दुनिया, मुझे 1 नंबर ही बनाना है मोदी जी को, ये तय करके आए हैं। शायद गरीबी में भी 1 नंबर ही बना देंगे वो। अभी तो 81 करोड़ को दे रहे हैं, हो सकता है कि वो 90 करोड़ की लाइन हो जाए। लेकिन दोस्त, अगर दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचेगा तो मोदी जी को असली खुशी होगी। इससे बदलने के लिए राहुल गांधी प्रयत्नशील। और कौन इस देश का व्यक्ति होगा जो थोड़ा समता, न्याय और बंधुत्व में विश्वास करता होगा, संविधान को रिस्पेक्ट करता होगा, वो कौन होगा जो नहीं चाहेगा ये सब, जो राहुल गांधी के साथ खड़ा ना हो। राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है, लीडर ऑफ अपोजिशन। वो लोगों के साथ खड़े हैं तो लोग उनके साथ खड़े हैं। वो लोग जिस दिन वो लोगों की बात बंद कर देंगे उस दिन लोग नहीं खड़े होंगे। आज नरेंद्र मोदी के साथ लोगों ने छोड़ दिया। लोगों ने चुनाव जीतना अब ये प्रबंधन का हिस्सा हो गया। रविकांत जी, दिक्कत ये हुई कि पिछले 100 दिनों में, अभी 4-5 दिन पहले 100 दिन पूरे हुए थे राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन का पद लिए हुए। पिछले 100 दिनों में राहुल गांधी ने मीडिया स्पेस पैरेलली मीडिया स्पेस उन्होंने कंज्यूम किया है, पैरेलल टू नरेंद्र मोदी कंज्यूम किया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और प्रशांत जी के पास आऊंगा तो और बेहतर बताएंगे। और यहाँ से, इस मीडिया स्पेस से राहुल गांधी को थोड़ा बाहर किया जाए। वो जो टेलीविजन स्क्रीन है सरकारी मीडिया का, उस मीडिया में भी राहुल गांधी को लाना उनकी मजबूरी हो गई थी। उससे बाहर कैसे आएंगे राहुल गांधी? हरियाणा चुनाव डिफेम करके, ये बात हमारे उन तमाम दर्शकों को भी समझना होगा। और ऐसा नहीं है कि अग्निवीरों ने, वहाँ की महिला पहलवानों ने, किसानों ने, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसे तमाम डंकी रूट से जाने वाले लोग जो ज़मीन जायदाद बेचकर या नशे की लत जिनको लग रही है, नशे के कारोबार करने वालों की गिरफ्त में आने वाले युवाओं के परिवार, इन लोगों ने एक तरफा जाकर वोट दे दिया बीजेपी को कि हाँ आइए हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है। 11% अगर कांग्रेस पार्टी के वोट बढ़े हैं तो उसमें कुछ प्रतिशत और बढ़े होंगे। इस पूरे रूट को समझने की जरूरत है कि कहां से क्या हुआ है। खैर, थोड़ा सा मैं एक बात रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये बात रखी। प्रोफेसर रविकांत जी, जोड़ूंगा, ये जो नतीजा है, ये नतीजे के जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं और पूरे भरोसे के साथ, ये बहुत क्षणिक है। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से आगे निकल गई थी, वो आगे ही रहेगी। जो लोग ये सोचते हैं कि 4 दिन ट्रोल करके, या साहब अभी तो हिम्मत नहीं हो रही थी हरियाणा में नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के सामने खड़ा करने की, और इसलिए नरेंद्र मोदी वहां से भागे थे कि कहीं राहुल गांधी के साथ तुलना ना होने लगे। तो जो अभी ये हालत थी, आपको क्या लगता है कि 4 दिन में ये सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, ये अस्थायी है। और ये जो दौर है इस तरह के मीडिया का, दूरसंचार का, इसमें बहुत क्षणिक होती हैं ये चीजें। नैरेटिव बहुत तेजी से बदलता है, और
जो सच होता है उसमें थोड़ी स्थायित्व तो होता है जी। ये 4 दिन आप चला सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, जो चाहत है लोगों की, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अब मणिपुर में क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आगे चली जाएगी? बता दीजिए, मैं कोई बता दे मुझे। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री रहते हुए एक दिन 1 सेकंड के लिए नहीं पहुंचता है, और राहुल गांधी 2-2, 3-3 बार, वही हालत अभी महाराष्ट्र के होंगे। उत्तर प्रदेश में तो 36% राहुल गांधी की लोकप्रियता, 36% लोग चाहते थे प्रधानमंत्री बने, और मोदी को सिर्फ 32%। तो मुझे तो लगता है कि नैरेटिव कोशिश तो हो रही है, और यह भी गरल पीना है राहुल गांधी को। मैं ये कहूंगा कि आज के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर के डेमोक्रेसी में राहुल गांधी भी अभिशप्त हैं ये गरल पीने के लिए, और पी रहे हैं। और कोई उसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई शिकन है। उन्हें मालूम है कि कैसी ताकतों से हम सामना कर रहे हैं। ये होगा, गालियां होंगी, अरे हम लोगों को तो छोड़ते नहीं है, वो तो राहुल गांधी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 2-4 दिन चलेगा, 2-4 दिन से ज्यादा गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि उस नैरेटिव को आगे लेकर के जा सके। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, जरा इसी बात को आगे बढ़ाइए। और समझना चाहता हूं कि क्या, जो अभी मैं कह भी रहा था कि एक जो स्पेस राहुल गांधी पैरेलली कंज्यूम कर रहे थे, उस स्पेस से भी हटाना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी बहुत सारी बातें होंगी। और हम यहां इसलिए कर रहे हैं इस मंच से कि कोई कर नहीं रहा, या तो कोई माफी मांग रहा है कि हमने गलती कर दी, या यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को माइक्रो लेवल पर क्या करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के महासचिवों को गाली दी जा रही है, यह भी हो रहा है। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस क्या करे अंदर खाने, वो तो कांग्रेस जाने, लेकिन बाहर हो क्या रहा है इस पर तो आना ही पड़ेगा, और हम आप जैसे पत्रकारों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसलिए खुले तौर पे मैं ये चर्चा यहां छेड़ रहा हूं, कर रहा हूं। प्रशांत जी, देखिए राजीव जी, आलोचना से परे कोई भी नहीं होता, और खासकर पत्रकारों के लिए। लेकिन आलोचना भी कैसी हो, किसकी हो, कैसी हो, किन शब्दों के साथ हो, क्या वो साक्ष्यों के आधार पर है, तो कुछ ऐसी आलोचना सुनने को मिलती है जो बहुत ही निम्न स्तर की होती है, हमारे चैनल में नहीं, बाहर। देखिए, एक किसी मीडिया है और वो रेडियो रवांडा है, नफरत वाला, नफरत फैलानी उनको। रोज शाम को वो हिंदू मुसलमान में लग जाते हैं, वो उसमें लगे रहेंगे। उनको कोई ना कोई उम्मीद नजर आती है किसी चीज में भी। लेकिन बहुत सारे लोग उसके अलावा ये कॉरपोरेट का जो नफरत वाला मीडिया है, उसके अलावा जो बाहर की दूसरी दुनिया है, उनको बहुत उम्मीदें हैं राहुल गांधी से, और उनको लगता है कि राहुल गांधी हर पारी में सेंचुरी मारे, हर बॉल को बाउंड्री के बाहर करें। कभी कभी ये नहीं भी होगा। तो और ये बड़े जेन्युइन कंसर्न है लोगों की है, गुजरना ये बड़ा नेचुरल है। वो इसलिए क्योंकि वो लोग जेन्युइनली अच्छे लोग हैं, वो भारत के विधान लोकतंत्र की चिंता करने वाले लोग हैं। उनको लिंचिंग से तकलीफ होती है, उनको दलितों के घोड़ी से उतारे जाने पे तकलीफ होती है, उनके ईडी सीबीआई जिस तरीके से जाती है उसको वो रिजेक्ट करते हैं। आज आपका नेटवर्क निकालेगा उनको। जी, आज आपका नेटवर्क बड़ा वो है, डिस्टर्ब है जी, प्लीज। मैं चाहूंगा कि अगर एक बार आप रिकनेक्ट करें प्रशांत जी, शायद ठीक हो जाए। तब तक मैं इधर समीर जी के पास आता हूं, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आप रख रहे थे, तो थोड़ा सा आप रिकनेक्ट कीजिए। समीर जी, इसी बात को आगे बढ़ाइए। बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये चर्चा ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इस लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना होगा देश को, और इसी देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही है।
उस पर भी खूब चर्चा होती है। लेकिन ऐसे में आप एक चुनाव, 2 चुनाव हुए, एक उधर जम्मू कश्मीर का चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव की कोई चर्चा नहीं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी 370 के बाद, 35 के बाद, इसकी चर्चा नहीं। लेकिन हरियाणा की चर्चा खूब हो रही है क्योंकि यहां बीजेपी को जीत मिली है और यहां से आप चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। और देखो आया आया शेर आया का गान भी गा रहे हैं। उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहां मैं बहुत खुले तौर पे कहना चाहता हूं, एक बात ये भी, एक कहानी ये भी गढ़ी जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। जरा आम आदमी पार्टी के वो देख लीजिए कि उनके कैंडिडेट्स अपनी जमानत नहीं बचा पाए। 99% आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स जमानत नहीं बचा पाए, वो कांग्रेस पार्टी का क्या बंटाधार करेंगे? तो जैसी कहानियां सरकारी मीडिया में गढ़ी जा रही हैं, वैसी कहानियां हमारे भाई लोग जो हैं और खासकर जो कांग्रेस और विपक्ष को चाहने वाले लोग हैं, वो भी उसी कहानी में बढ़ जाते हैं, कुछ देखते नहीं हैं। कह लिया कि कौवा कान लेके गया तो कौवे के पीछे भाग रहे हैं, वही हो रहा है। और ये बड़ा दुखद है। इसलिए मैं ये बात इस मन से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी कहीं कुछ नहीं है। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं दिखता इस रिजल्ट के बाद। तो वैसे में आम आदमी पार्टी की चर्चा हम यहां क्यों करें इस मंच से? और जो लोग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की चर्चा, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लड़वाने की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है। दिल्ली में चुनाव एक साथ नहीं लड़ेंगे कह दिया, ऐसा वैसा जो भी है। भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव अपने उसमें है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी साथ में चुनाव नहीं लड़ा था, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने। उधर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी ने साथ में चुनाव नहीं लड़ा। इसकी चर्चा आप नहीं करोगे। आप सिर्फ ये कहोगे कि देखो उधर राम रहीम को छोड़ा, इधर अरविंद केजरीवाल को छोड़ा और इन दोनों ने खेला कर दिया। सिरसा में तो कुछ नहीं हुआ, वैसा खेल नहीं हुआ। हम लोग एक पॉडकास्ट कर चुके हैं आज दिन में। जिन साथियों ने पॉडकास्ट देखा होगा वो इस बात को समझेंगे, जो नहीं देखे होंगे जरूर हमारे और प्रशांत टंडन जी के उस पॉडकास्ट को देखिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब मसलों पर चर्चा करना। समीर जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, चलिए प्रशांत जी का शायद नेटवर्क ठीक हो गया। चलिए प्रशांत जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर समीर जी इन्हीं बातों को आगे बढ़ाइएगा। जी, तो मैं बात कह रहा था राजीव जी कि बहुत से अच्छे लोग हैं जो संविधान लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। उनको केंद्रीय एजेंसियों ईडी सीबीआई से दिक्कत है, उसके बेजा इस्तेमाल से। उनको लिंचिंग से तकलीफ है। उनको तमाम जो वंचित समाज के लोगों के साथ मारपीटें होती हैं उससे दिक्कत है। आरक्षण का बड़ा सवाल है, जातिवाद जनगणना का बड़ा सवाल है, आरक्षण की 50% लिमिट का सवाल है। ये तमाम सवाल हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। जिस तरीके से प्रेस की आज़ादी पर हमला होता है, जिस तरीके से लोगों को जेलों में भेजा जाता है, इन सब से लोग परेशान हैं। और इन सब का सलूशन वो मानते हैं कि राहुल गांधी लड़ेगा। अब राहुल गांधी अगर कभी ऊपर नीचे होता है तो लोगों को तकलीफ होती है। उस बेचैनी में आलोचना या ज़्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो बहुत स्वाभाविक है। और मैं इसको इस ढंग से लेता हूँ कि लोगों की उम्मीद टूटती है। राहुल गांधी जैसा प्रोफेसर रविकांत कह रहे थे, वो बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए पड़ोसी के घर के भगत सिंह हैं। अपनी लड़ाई लोग खुद लड़ना नहीं चाहते हैं और वो राहुल गांधी पे भरोसा रखते हैं। तो ये एक हो सकता है रीज़न, काफ़ी मुझे ऐसा लगता है। और लोग बिग पिक्चर नहीं देखते, ये नहीं समझते कि आपको कैसी चीजें थोपी जा रही है कि आप इलेक्शन प्रोसेस की गड़बड़ी पे बात ना करें। आप ये बात करें कि दलित शैलजा जो है नाराज थी, दलित वोट खिसक गया। हम लोगों ने, जैसे आपने बताया अभी एक पॉडकास्ट में, इस बात को उठाया है। तमाम इस तरीके की ऐसी बातें। और इलेक्शन प्रोसेस में केवल मैं सिर्फ इतनी एक अर्ज करना चाहता हूं कि केवल ईवीएम ही गड़बड़ नहीं है। ईवीएम एक गड़बड़ चीज है, पूरा इलेक्शन प्रोसेस ही ओवरहॉलिंग चाहता है। और वो इलेक्शन प्रोसेस टीएन शेषन के जमाने से भी बहुत नीचे चला गया है। उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें छेड़छाड़ है। अब आप ये देखिए कि
जिस दिन पोलिंग हो रही थी शाम को, आपने अपनी इसी टीवी लाइव के प्रोग्राम में हम लोगों ने 61% की पोलिंग दिखाई थी जी। अगले दिन वो 68% हो गई, 6.7% का इजाफा हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजीव जी प्रोविजनल डेटा में और फाइनल डेटा में 3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि समझी जा सकती है। 2019 में ऐप का इस्तेमाल नहीं था, अब आप ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। ज्यादा पेनिट्रेशन इंटरनेट का है, गांव-गांव तक 5G आ चुका है। उसके बाद ये प्रोविजनल डेटा में इतनी बढ़ोतरी। लोकसभा में 11 दिन लग गए आपको डेटा बताने में, फाइनल डेटा बताने में। ये सब चीजें गड़बड़ी को दिखाती हैं। मैं कर्नाटक के इलेक्शन में मैंने देखा, बहुत गौर से देखा उस बात को कि 27 लाख लोग वोटर लिस्ट से गायब हुए। 27 लाख लोग। सब्यसाची दास ने क्या बताया कि ज्यादातर मुस्लिम और वंचित समाज के लोगों को, दलित को गायब किया गया, यादव को गायब किया गया वोटर लिस्ट से। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन, रिफॉर्म्स, रिव्यू, बहस विमर्श चाहते हैं और इनका सलूशन चाहते हैं। इसमें हम ये बात करें कि नहीं साहब वो शैलजा घर बैठ गई इसलिए ऐसा परिणाम आ गया, तो शैलजा का जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है वहां तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। वहां एक INLD को मिली, बाकी सब कांग्रेस को मिली है सीटें। रिजर्व कंस्टिट्यूंसी अगर एक कोई पैमाना दलित वोट के खिसकने का है तो रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज है 17 है। 17 में से 9 कांग्रेस जीती हैं और वो पिछली बार से 2 की बढ़ोतरी है। तो अगर रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस की बढ़ोतरी हो रही है, 17 में से 9 और बीजेपी को 8, अगर बीजेपी को दलित समर्थन मिल गया था वहां पे तो उनकी 17 में 15 होनी चाहिए थी। हम ये भी माने कि सिरसा वाले में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। सिरसा यानी कुमारी शैलजा, जहां से लोकसभा, ये सिरसा लोकसभा में 9, हर लोकसभा में 10 लोकसभा सीटें हैं, हर में 9 सीटें हैं विधानसभा की। सिरसा में कांग्रेस को 6 सीटें मिली, बीजेपी को 1 मिली है और इनेलो को 2 सीट मिली है। इनेलो को 2, कांग्रेस को 6 और बीजेपी को 1। ये कुमारी शैलजा का एरिया है। बस थोड़ा सा करेक्शन था, क्योंकि और कुछ नहीं। आप अपनी बात रखिए प्लीज। तो कहानी तो देखिए राजीव जी वही है ना। हाँ बिल्कुल, कहानी वही है। कहानी तो वही है। ऐसे ही SC रिजर्व में भी तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि जिस आधार पे ये बातें हो रही हैं। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि फैक्ट फाइंडिंग कांग्रेस कर रही है, वो फैक्ट फाइंडिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी करे और वहां क्या खामियां हुई उसकी भी करे। लेकिन ये फैक्ट फाइंडिंग एक, जैसे मैंने कल भी कहा था कि भविष्य के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसका एक आधार डॉक्यूमेंट भी बने। ज्यादा जरूरी बात यह है। अब इस तरीके की बातें करना कि जातिवाद जनगणना का मामला राहुल गांधी उठाते हैं तो वो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो जातिवाद फैला रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं? शुरू में आपने बताया वो इंडियन एक्सप्रेस का इंटरव्यू में नहीं पढ़ा, कहा है उन्होंने वो 4% मुसलमानों को वोट दे रहे हैं, वो रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो क्या है वो? आप चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जाइए, रैली कीजिए, बीजेपी के मुख्यालय से उनके ऊपर भी आप बात कीजिए 4। और ये काम इधर उनकी बैसाखी का दूसरा हिस्सा जो है यानी नीतीश कुमार, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑलरेडी कर चुके हैं जातिगत जनगणना बिहार में। कोर्ट से उनको रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी कर लिया उन्होंने। तो दूसरी की इंडिया गठबंधन देखिए राजीव जी एक ही रहेगा। अखिलेश यादव हो चाहे जो, अखिलेश यादव ये बात कैसे भूल जाएंगे कि उनका घर गंगा जल से धोया गया था? कैसे भूल जाएंगे वो? और किन लोगों ने किया था ये काम? बीजेपी की सरकार आने के बाद हुआ था।
इसको कोई भूल सकता है? इस तिरस्कार को? ईडी सीबीआई का 100 गुना बड़ा तिरस्कार है ये, कैसे भूल सकता है कोई? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव किसी मजबूरीवश इंडिया गठबंधन में कि उनको, लेकिन वो उस राजनीति से सहमत हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन में। बिल्कुल। तो ये सारी बातें एक बिग पिक्चर में होनी चाहिए। व्यक्तिगत आरोप तो बड़ा आसान है किसी में भी लगा देना राजनीति। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं जल्दी से समीर जी, बहुत गर्मा गर्म चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर, और चुनावी पद्धति, चुनावी प्रक्रिया के ऊपर चर्चा होनी भी चाहिए, और माइक्रो लेवल पे बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे चर्चा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप एक चुनाव नहीं, सिर्फ हरियाणा के चुनाव नहीं, बीते हुए चुनाव को भी और आने वाले चुनावों को भी देख सकते हैं और उसमें कुछ सुधार करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए भी कैसे देखते हैं आप ये पूरे घटनाक्रम पे अपनी बात? मैक्रो लेवल पे चुनाव का विश्लेषण तो हमेशा होता है और ये अभी के चुनाव का विश्लेषण है, लेकिन जो तकनीकी चर्चा है, जिसकी चर्चा छेड़ी है, जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, मुझे लगता है कि पहली बार किसी पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने चुनाव को अस्वीकार करने की बात कही है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये क्यों कही है? उनके पास जो एविडेंस है वो ले जाकर चुनाव आयोग को दे रहे हैं और उसके बाद अभी और देने की तैयारी है। इससे ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, इतने बड़े पैमाने पर अगर उसको लेकर, इस ईवीएम मशीनों को लेकर आशंकाएं हैं, और वो आशंकाएं जो साफ दिखाई पड़ रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि गलत सही, हमको इतना तकनीकी ज्ञान नहीं मालूम, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अगर ये चीजें जो आरोप लगाए गए मशीनों की चार्जिंग को लेकर, और वो मशीनें एक ही पार्टी को, खास पार्टी को वोट दे रही हैं या रूलिंग पार्टी को, जिसको चुनाव आयोग चाह रहा हो, तो ये इतना छोटा मोटा ये आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। और ये जिस तरह से चुनाव आयोग एक लाइन में खारिज करने की अपनी आदत बना रहा है, करोड़ों वोटों की बात को, उस गंभीर आरोपों को उसने एक लाइन में खारिज कर दिया, ये इतने खारिज करने वाली बात नहीं है। और यही नहीं, केवल ईवीएम मशीनों की नहीं, वो चर्चा हो भी चुकी है, जिस तरह से पूरा प्रोसेस है। आप, सबसे बड़ी बात, मैंने जब से चुनावी प्रक्रिया ये हम लोग नेट पर और ऐप पर देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 5-5, 4-4 घंटे वो होल्ड पर रख दिया जाए एक वेबसाइट को, और पूरी वेबसाइट भी होल्ड पर नहीं है, केवल हरियाणा के चुनाव होल्ड पर है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के अपडेट लगातार हो रहे हैं। इसको हम इतने आसान, ये एक तकनीकी खामी तो नहीं समझ सकते। और दूसरी ओर वो परिणाम जो माइक्रो लेवल से आने चाहिए, यानी मतगणना केंद्रों से आने चाहिए, वो भी कहीं पर अपडेट नहीं हो रहे हैं, किसी एजेंसी के थ्रू नहीं हो रहे हैं। वही अपडेट मिल रहा है जो चुनाव आयोग दे रहा है, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि जब ये चुनाव के मतगणना होती है तो हमेशा चुनाव आयोग को माना जाता है कि अरे ये तो 2 घंटे पीछे चल रहा है, उसका जिक्र कहीं किसी टीवी चैनल में, किसी एजेंसी में होता ही नहीं है, क्योंकि सबके अपने इनपुट्स होते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि उस दिन के सारे परिणाम अपडेट हो रहे थे चुनाव आयोग की वेबसाइट के अकॉर्डिंग, जो कह रहा था, और वो 5 घंटे लटका हुआ है, तो सबके परिणाम अपने 5 घंटे लटके हुए थे। तो इन सारी चीजों पर ऐसे मूर्ख लोग नहीं है, सबको पता है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, और वास्तव में तकनीकी खामी है, कोई और खामी है तो आप उसको बताइए क्या खामी है। और इतना बड़ा सेटअप है, आप पूरे देश के सारे चुनाव एक साथ कराने का दम्भ भर रहे हैं, और आपकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि ऐसा करा लें, और आप एक छोटे से 90 सीटों के विधानसभा के चुनाव में आपका ये हाल हो गया है, तो किस तकनीक से आप कराएंगे? दूसरी बात, ये जो वोटों का लोकसभा चुनाव में इतने बड़े आरोप लगे कि इतने करोड़ों वोटों का वो कैसे बढ़ गए। हरियाणा में भी देख रहे हैं हम लोग कि विधानसभा वार कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां 4%, 5%, 8% की बढ़ोतरी न हो गई हो। तो ये सब चीजें सवाल उठाने वाली हैं, इसको निश्चित तौर पर ये चीजें आगे बढ़ेंगी। मुझे अखिलेश यादव का वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, और पवन खेड़ा ने भी कल जब उन्होंने आरोप लगाया, उनसे ये पूछा गया कि आप जब हारते हैं तभी, उन्होंने कहा हारते नहीं है, जिस समय हम रुझानों में 70 सीटों पर हम आगे थे, भारतीय जनता पार्टी 10-15 सीटों पर आगे थी, हमने इस सवाल को तब उठाया, आयोग से शिकायत की, वीवीपैट
पर्चियां मिलान करने की बात कही, हमारी सारी मांग को खारिज कर दिया गया। और अखिलेश यादव ने बड़ी महत्वपूर्ण बात पार्लियामेंट में कही थी लोकसभा चुनाव के बाद, जब मजाक उड़ाया था प्रधानमंत्री जी ने कि ईवीएम मशीनों को लेकर। उन्होंने कहा कि 5 सीटों पर भी मैं जीता था, तब भी इसके विरोध में था, इसको मैं खारिज करता हूं। 37 सीटें जीता हूं, तब भी 80 की 80 सीटें जीता होता, तब भी मुझको ईवीएम पर भरोसा नहीं। मुझे लग रहा है कि ये मामला वास्तव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ ये आगे बढ़ने वाला है, और कांग्रेस पार्टी अब इसको आगे बढ़ाने वाली है, ये उसको छोड़ने वाली नहीं है और छोड़ना चाहिए भी नहीं, जहां तक मैं समझ रहा हूं। ये आसान बात नहीं है इसको, ये बहुत सारी चीजें हैं, बीच में कुछ राज्य मतलब ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे लॉजिक छोड़ दिए जाते हैं कि आप उस पर सवाल ना उठाएं, लेकिन ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड होती हैं कहीं ना कहीं से। अब होती नहीं है, इनकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि हरियाणा का चुनाव छोटा सा राज्य है, दिल्ली से लगा हुआ, वो सारी बातें अलग है। बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का उसमें इंटरेस्ट रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन उनके लिए जीतना इसलिए महत्वपूर्ण था कि ये लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहला चुनाव हो रहा। जम्मू कश्मीर में उनको पता था कि वहां हम कुछ भी कोई गड़बड़ी करने का वहां स्कोप इसलिए नहीं था कि आप कश्मीर पे चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं एक तरह से, तो आप वहां क्या कर सकते हैं। कोशिश वहां भी की गई, 5 नॉमिनेटेड का इंतजाम पहले कर लिया गया था जिनको वोटिंग राइट दे दिए गए, लेकिन आप उन 5 का इस्तेमाल करने की स्थिति में भी नहीं पहुंच पाए। हरियाणा चुनाव जीतना इसलिए जरूरी था कि ये लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, और आपने अभी जो बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद और राहुल गांधी की लोकप्रियता में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही थी, और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी और हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी ने मुद्दों को उठाया था, उन मुद्दों को वहां कितना समर्थन मिल रहा था, ये सारा सब कुछ भी हम लोगों ने देखा है। कोई पर्सनल अटैक नहीं, सारे जमीनी मुद्दे, चाहे वो टंकी रूट का मामला हो, चाहे वो ये अग्निपथ का मामला हो, जो भी मामले बहुत सारे जितने भी थे, घोषणा पत्र में भी जो सारी चीजें कही थी, इन सब चीजों को लेकर एक, अगर हरियाणा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती, जिस तरह के रुझान आ रहे थे और जिस तरह का माहौल दिख रहा था, और उससे क्या होता, हाँ, चाहे आज जैसे अब तो सारा श्रेय दिया जा रहा है, तब कोई ना देता, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के बीच से आवाजें बहुत मुखर होकर निकलने लगती, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, निकलने लगती। और दूसरी ओर जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से अब ये बराबरी का नैरेटिव बन रहा था, या लोकप्रियता में उनको आगे दिखाया जा रहा था, या पहले जहां 70 और 10 का रेशियो दिखाया जाता था, वहां 40 और 30 का इस तरह के रेशियो दिखाए जाने लगे थे। यद्यपि उन सर्वे का क्या आधार होता है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए या बड़े नेताओं की लोकप्रियता के पैमाने के लिए इस तरह के आंकड़े आने शुरू हो गए थे। इन सारी चीजों को लेकर ये बहुत जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये चीजें बर्दाश्त करने वाली नहीं होती। और लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जिस तरह से ये कह भी रहे थे कि आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, तो सबसे ज्यादा जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव जीतने के लिए, इसलिए जरूरत थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिगड़ा हुआ एक ऑरा था वो और ज्यादा बिगड़ जाता, और महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के पहुंचते पहुंचते फिर उसकी स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली थी। इसलिए जरूरी था, इसलिए कोई भी सारे इंतजाम किए गए। अगर मैं नायब सिंह सैनी जी के शब्दों में कहूं तो सारे इंतजाम किए गए। अब उनमें कौन कौन से इंतजाम थे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन परिणाम जिस दिन आ रहे थे उस दिन भी मैंने ये कहा था कि अगर यही रुझान परिणाम में बदलते हैं जो अब बदल चुके हैं, तो मैं इसको किसी चमत्कार से कम नहीं मानूंगा। अभी भी चमत्कार मान रहा हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करके आए वो इसे जनादेश, क्यों चुनाव आयोग ने जनादेश मिल गया तो आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने जो देखा था, आपका जो आकलन था, आप उस पर अड़े रहिए। आपका आकलन नहीं सही हुआ, यानी आपने जहां से सैंपल लिए, जिन लोगों से बात की, आप वो ठीक नहीं रहे ना। लेकिन इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ अब मैं माफी मांगूंगा। मैं आप इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और बिल्कुल मैं इस परिणाम को एकदम चमत्कार की तरह से ही देख रहा हूं कि चमत्कार हो गया। चमत्कार कैसे हो गया? उसके इंतजाम किए गए थे जो सैनी साहब ने पहले बता दिया गया।
और अब वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं। तो ये आरोप सामान्य नहीं है और अब ये लग रहा है कि इन आरोपों को लेकर अब इंडिया गठबंधन बहुत आगे जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हर रात के बाद सुबह तो कुछ ना कुछ यहाँ से दिखाई देगा। इंडिया गठबंधन आगे क्या कुछ करेगा ये भी हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं बीते हुए चुनाव की और आने वाले चुनावों की चर्चा, और इसमें कांग्रेस क्या एक्शन ले रही है, बाकी क्या कुछ चल रहा है, मीडिया में जो चल रहा है उसकी बातें, और वो तमाम बातें जो मीडिया में नहीं हो रही हैं वो बातें हम यहाँ कर रहे हैं स्पेशली। अमलेंदु जी, जल्दी से आपका एक कमेंट चाहूँगा और आपके बाद शकील जी के पास आता हूँ ज़रा और कुछ अपडेट के साथ में। क्या आपको भी लगता है कि ये चमत्कार है अमलेंदु जी? जी बिल्कुल चमत्कार है, और मोदी जी ने लाल रुमाल में से कबूतर निकाल दिया है। ये कहा जा सकता है, मदारी आता है ना, मजमा इकट्ठा कर लेता है, फिर कहता है कि देखो 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 ये रुमाल है, इस रुमाल में देखो मैंने सिक्का डाला है, इसमें से कबूतर निकलेगा। सिक्का डाला, कबूतर निकल आया। तो वो कबूतर कैसे निकला वो सैनी साहब ने बता दिया था कि कबूतर निकालने के इंतजाम कर लिए रुमाल में से। तो कुल मिला के राजीव जी यही लगता है कि रुमाल में से कबूतर निकाला गया है। बाकी मोदी जी की कितनी छाती है कितनी नहीं है वो खुद नाप करें अपना, और कितना है कितना नहीं है। हरियाणा की जनता भी सोच रही है कि ये रुमाल में से कबूतर निकला कैसे है, भाई उसने सिक्का डाला था, ये रुमाल कैसे निकल रही है, कबूतर कैसे निकल रहा है। तो हरियाणा की जनता भी सोच रही है। और बाकी जिनको माफी मांगनी है वो माफी मांगते रहे, वो उनका काम है माफी मांगना, जिनको माफी मांगनी है। हम तो समीक्षा वही करेंगे जो हमने देखा है और जो जमीन पर परिस्थितियां हैं और जो सारे सबूत बता रहे हैं, हम तो उसकी समीक्षा करेंगे। तो वही हम समीक्षा कर रहे हैं राजीव जी कि ये किसी भी तरीके से जनादेश नहीं है, और अगर यही जनादेश है तो फिर चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर ये जनादेश है, यानी जो भी चीजें सब सामने आ रही है वो साफ तौर पर बता रही है। अब बताइए कि राजीव जी, अगर सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटें जीत कर ले जाती है और चौटाला परिवार जो पूरा पूरा वो साफ हो जाता है, यानी दुष्यंत चौटाला की भी जमानत जब्त हो जाती है, इलाहाबाद से वो अभय चौटाला भी हार जाते हैं, लेकिन सोनीपत से बीजेपी जीत जाती है। तो ये क्या ये रुमाल में से कबूतर नहीं निकला? बिल्कुल। तो सोचना तो पड़ेगा। आप कांग्रेस के आरोप अलग रख दीजिए, सारे आरोप अलग रख दीजिए, मगर ये जो चीजें बता रही हैं ये तो बता रही है ना कि रुमाल में से कबूतर निकला। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो साफ तौर पर बताती हैं कि रुमाल में से कबूतर निकला है, और ये कोई साधारण मतलब ये जनादेश नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड आरोप लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसकी तरफ जाता है। अब इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जिस तरीके से चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है चुनाव आयोग पर हमला कर रही है, अरे भाई तो चुनाव आयोग दे देगा अपनी सफाई। नरेंद्र मोदी को इसमें बोलने की आवश्यकता है कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमला ना करे। चुनाव आयोग सक्षम है, संवैधानिक संस्था देगी जवाब उस पर आरोप लग रहा है। मोदी जी का उसके प्रवक्ता बने हुए, तो ये भी बता रहा है कि कुछ ना कुछ भूल है मामले में। कुल मिलाकर राजनीति मुझको एक बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा शकील जी, राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके भी भाषण दिया था, इधर हिंदुस्तान में भी, और कह रहे थे मेरे पहले भाषण से ही नरेंद्र मोदी का जो 56 इंच की जो उनका जो भाषण मतलब एक छवि थी वो ध्वस्त हो गई, आप याद कीजिए। और ऐसे बहुत सारी बातें, और वो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगी थी उनकी राहुल गांधी की बातें समाज में, सोसाइटी में, और खासकर वोटर्स के बीच। क्या ये माना जाए कि सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी को यहाँ, क्योंकि 3 महीने में जो उनका कद बढ़ा था उस कद को डाउन करने के रणनीति के तहत ये परिणाम को देखा जाए? परिणाम जिस भी ढंग से आया हो, अगर ये मान लिया जाए कि सब कुछ साफ सुथरे ढंग से और उसमें बीजेपी को जीत मिली, कांग्रेस को हार मिली, चलिए ये भी मान ले, कांग्रेस की नालायकी के कारण कांग्रेस हार गई, ये भी मान ले, थोड़ी देर के लिए उस फ्रेम को ही ला करके सबके सामने रख रहा हूं, ये भी मान लिया, तब भी क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो पिछले 100 दिनों में 3 महीने से ज़्यादा का वक्त अब गुजर होने को चला, इतने दिनों में राहुल गांधी ने जो अपनी छवि बनाई है, राहुल गांधी एक अपोजिशन के नेता के रूप में आगे बढ़े हैं, उनकी छवि अब आने वाले चुनावों में डाउन जा रही है या जाएगी इस रिजल्ट से? किसी का कद आप कम नहीं कर सकते, किसी की लकीर आप छोटी नहीं कर सकते, लेकिन हां एक तरीका है, आप खुद अपना कद बड़ा कर लीजिए, अपनी लकीर बड़ी कर लीजिए,
तो वो मोदी जी और बीजेपी करती नहीं है, कर नहीं पाती है। वो दूसरों की लकीर घिसने की कोशिश करती है। ये काम जवाहरलाल नेहरू से शुरू किया था उन्होंने, और अब वो राहुल तक आ गए। लेकिन इससे राहुल का कद कम नहीं होगा। राहुल का जो कद है वो वही रहेगा, और राहुल का कद जो है वो और बढ़ेगा। देखिए, हरियाणा का जो चुनाव है और उसके जो नतीजे हैं वो आम जनता की निगाह में अविश्वसनीय है। क्रिकेट के बारे में एक बात कही जाती थी कि यह अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन हरियाणा ने साबित कर दिया कि राजनीति उससे भी बड़ी अनिश्चितता का खेल है। आपको पाकिस्तानी अंपायर याद होंगे, पूरी दुनिया में मशहूर थे। लोग कहते थे कि मुझे ये खिलाड़ी दे दो, मुझे ये खिलाड़ी दे दो, मुझे ये खिलाड़ी दे दो, और हमारे यहां के एक कप्तान ने कहा मुझे कुछ नहीं दो, आप पाकिस्तान के अंपायर दे दो, मैं किसी को भी हरा दूंगा। तो आज चुनाव आयोग जो है वही पाकिस्तानी अंपायर बन गया है। हरियाणा का नतीजा, कांग्रेस एक राज्य हार गई, लेकिन इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं थी, खासतौर से चुनाव आयोग जो था, उस पर ये जो दाग लगा है ये मिटाना मुश्किल हो जाएगा। राहुल बहुत दिनों से कह रहे थे कि देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया है, अपने नियंत्रण में ले लिया गया है, और उनकी वो बात जो है चुनाव आयोग ने आज सही साबित कर दी। राहुल ने तो कुछ नहीं किया, जैसे चुनाव लड़ते थे वैसा राहुल ने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव आयोग ने आज ये बात सही साबित कर दी कि हां, वो पाकिस्तानी अंपायरों की तरह किसी को भी जिता सकती है, किसी भी बैट्समैन को वो आउट दे सकती है। बहुत गंभीर बात है ये, और भारत के ये पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारे मतलब संविधान का आधार है, जो हमारे देश का आधार है, उस पर इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। देखिए, गरीब जो है, कमजोर जो है, उसको हम दलित कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, उस सबकी उम्मीदों का आधार क्या होता है कि चुनाव आएगा, मैं वोट की ताकत का इस्तेमाल करूंगा और अपने मन का प्रतिनिधि चुनूंगा और वो मेरा काम करेगा। अब अगर वो ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो सोचेगा कि वोट तो मैं डाल के आऊंगा इसको, मैं जीत हो जाएगा। ये हरियाणा चुनाव में इन्होंने बहुत गंभीर प्रयोग किया है, और इसके नुकसान जो है इन्हें उठाना पड़ेंगे। देखिए, होता क्या है कि दुनिया भर में ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। आज ये लोग सोच रहे हैं, पता नहीं कैसे सोच रहे हैं, मोदी जी तो दुनिया भर में जाते हैं, अमित शाह तो जाते नहीं है, मोहन भागवत तो जाते नहीं है, पर मोदी जी तो जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि लोग क्या बातें करते हैं, और उन्हें मालूम ना पड़ता हो, लेकिन उनके जो विदेश विभाग के उनके जो ऑफिसर साथ में जाते हैं वो तो रोज पे बताते होंगे। क्या देखिए, न्यूयॉर्क, आप अमेरिका में अगर हैं तो आज देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपा है, वाशिंगटन टाइम्स में क्या छपा है। हर शहर के, हर मुल्क के जो अखबार होते हैं, सुबह प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाता है। सबसे पहली मीटिंग ये होती है कि देखिए साहब ये छपा है। अब ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री सारी परंपराओं को तोड़ के कहते हो कि ये छोड़ो, ये बताओ कि हिंदुस्तान के अखबारों में ठीक ठाक छपा है ना मेरा, वहां सही रहा ना, और शाम को मीडिया में जो डिबेट होती है टीवी चैनलों में सही हो गई ना। लेकिन इन सब से कुछ होगा नहीं। भारत की छवि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और भारत की छवि हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री ने कहा था हमारे, इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आप शक के दायरे में ले आओगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। और इसीलिए ये जो कांग्रेस चुनाव आयोग गई है, और लोग कह रहे थे कि क्यों गई चुनाव आयोग, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, नहीं करे या ना करे, लेकिन एक पार्टी का काम है कि वो जाए और मय सबूतों के अपना पक्ष रखे। 7 विधानसभाओं के मय डॉक्यूमेंट के कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा कल 7, और उसने कहा 20 में एक गड़बड़ी है, ईवीएम मशीनें जहां पे 99% चार्ज थी, और बाकी के सबूत हम जल्दी देने आ रहे हैं आपके पास, हम छोड़ेंगे नहीं। तो यह अच्छी बात है,
अपना पक्ष मजबूत रखना चाहिए। देखिए, जिसे कहते हैं कानून की भाषा में कि आप FIR तो कर दो अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, आज नहीं होगा तो कल उस FIR पर कार्रवाई होगी। तो इसी तरह चुनाव आयोग में आपको अपना मामला रखना चाहिए और कांग्रेस वो रख के आई है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन जनता में मैसेज गया है और सबसे बड़ी बात यही है कि जनता में मैसेज जाए कि देखो तुम्हारे वोट के साथ ये छेड़छाड़ हो रही है तो अभी 11% बढ़ के वोट मिले, और जनता अगर चाहे 22% दे दे ज्यादा बढ़ के, तो फिर क्या करोगे? वो जनता तो जनता है, 40% दे दे बढ़ के, तो क्या करोगे? देखते हैं कहां तक करते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मतलब एक कहें तो इस चुनाव की प्रक्रिया और इस पर यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका भी अब ध्यान जाने लगा है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। और यहाँ से क्या एक जो चुनाव की प्रक्रिया पे हम बात कर रहे हैं, लगातार लोकसभा चुनाव से पहले भी इस पर चर्चा हुई, EVM को लेकर चर्चा होती रही, क्या आपको लगता है कि इस पे जो अविश्वास बना है EVM को लेकर, क्योंकि चुनाव के दौरान और कई लोग कहते थे कि नहीं हमको वोट डालना ही नहीं है, लेकिन जैसे धीरे धीरे ये परतें खुलेंगी तो ये अविश्वास सरकार के ऊपर भी तो बढ़ेगा। एक वर्ग है आज जो अविश्वास कर रहा है, एक वर्ग ये भी तो है जो इन्फ्लुएंस्ड है, जो ये सोचता है कि मोदी है तो मुमकिन है और उसका काम नहीं हो पाता है, वो तो फिर कल को और फिर उसका अविश्वास अगर बढ़ा तब तो बहुत तकलीफ होगी ना। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या चुनाव की प्रक्रिया और उस पर अविश्वास बढ़ना इस लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? अनम्यूट आ रही है जी जी जी, आ रही है आवाज, आ रही है मेरी तरफ से। आ रही। देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कई घटनाएं पिछले सालों में ऐसी हुई हैं जिससे हमारी पूरी निर्वाचक प्रणाली, पूरा चुनाव का तंत्र संदेह के घेरे में, और ये संदेह इतना बढ़ गया है राजीव, सच्चाई तो ये है कि खुद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जीत पर वैसी खुशी नहीं मना पा रही जैसी एक निर्विवाद संदिग्ध जीत पर मनानी चाहिए। जिस माइक्रो मैनेजमेंट की बात मैंने कही थी उसे गलत न समझ लिया जाए तो मैं उसको और स्पष्ट कर देता हूं। ये तोमार बांधा जा रहा है कि बीजेपी का संगठन का, पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा था इसलिए ये चुनाव जीत लिया उसने। मेरा आशय ये था कि उसका माइक्रो मैनेजमेंट अगर पार्टी के स्तर पर अच्छा होता, चुनाव लड़ने में अच्छा होता, तो उसके 9 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष चुनाव नहीं आते। माइक्रो मैनेजमेंट वो वाला अच्छा था जिसका परिणाम ये दिखाई दे रहा है। 99% चार्ज बैटरी, सुबह से लेकर आधी दोपहर तक चुनाव आयोग का मतगणना के रुझान पर वहीं के वहीं अटके रहना, उसकी सुई आगे बढ़ ही नहीं रही थी। पहली बार ऐसा होना कि देश का सारा मीडिया तंत्र निर्वाचन आयोग की ही वेबसाइट पर निर्भर होकर रह गया। फिर निर्वाचन आयोग का एक कांग्रेस जैसी पार्टी के विपक्ष, सबसे बड़ा प्रमुख विपक्षी दल है, उसके शिकायत करने पर प्रत्युत्तर चुनाव आयोग तो ऐसे उत्तर लिखता है, उसकी चिट्ठी की भाषा ऐसी होती है मानो उसको झंडेवालान से या दीनदयाल परिसर से या सात लोक कल्याण से टाइप होकर मेल में कुछ मिल गया था, उसे उन्होंने अपने लेटर हेड पर आयोग ने जारी कर दिया। उसकी भाषा जिस तरह की अपमानजनक होती है, ये सारी चीजें बताती हैं कि जिनके ऊपर इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है, इसकी जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है निर्वाचन, चुनाव, वोट डालना, वोट गिनना, वो पूरी प्रक्रिया इतनी संदिग्ध बना दी गई है कि धीरे धीरे लोग जो अभी बढ़े हैं वोट डालने की तरफ, वे एक बार अगर मोह भंग की स्थिति में आ गए, उन्हें लगा कि हम जैसे वोट दे रहे हैं गिना किसी और के नाम पर जा रहा है, तो इस प्रक्रिया में हमारे शामिल होने से क्या लाभ है। इसलिए फौरन से पेशतर सारे राजनीतिक दलों को, सारे लोकतंत्र कामी लोगों को, जन संस्थाओं को, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को, सबको इस आवाज को तो उठाना ही चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से संदेह के परे हो, पारदर्शी हो, इसकी जो भी खामियां हैं वो दूर हो, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की और आयोग की तो है ही। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं प्रशांत जी, चुनाव की प्रक्रिया की बात हम कर रहे हैं और इससे विश्वास जो उठ रहा है उसको? देखिए राजीव जी, विश्वास पहली बार नहीं ऐसा हुआ कि विश्वास उठ गया।
लेकिन उस विश्वास को रीगेन किया था टीएन शेषन ने। और उस वक्त मैं चुनाव आयोग को रिफॉर्म होते हुए, तब्दील होते हुए देख रहा था। मैं उसका चश्मदीद गवाह था, मैं रिपोर्टिंग करता था चुनाव आयोग की उम्र। और किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल दूं कि वो कितना पारदर्शी बनाते थे वो, कि कई बार ऐसा होता था कि पोलिंग बूथ में जहां पे बैलेट पेपर हुआ वहां कुछ दबंग लोग पहुंचते थे, मारपीट करते थे कि तुम्हारे गांव से हमको वोट नहीं मिला। टीएन शेषन ने क्या किया कि वो सारे बैलेट पेपर की पहले मिक्सिंग कराई बड़े से ड्रम में, फिर उसकी 100 बैलेट पेपर की गड्डियां बनी, फिर उसको काउंट किया गया। तो क्या होता था इस प्रोसेस में कि सुबह 12 बजे तक कोई ट्रेन नहीं मिलता था, लेकिन जो होता था वो पुख्ता होता था। तो उसके बाद वो हरकतें बंद हो गई, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कि किसने किसको, कहां से, किस गांव ने, किस पोलिंग स्टेशन ने किसको वोट दिया। ईवीएम पे ये मालूम पड़ जाता है कौन सी ईवीएम नंबर किस पोलिंग बूथ पे डिप्लॉयड थी। वो काउंटिंग टेबल पे जो पार्टी का एजेंट होता है उसको मालूम पड़ जाता है, क्योंकि ईवीएम का जो कोड नंबर है वो ट्रेवल करता है ऑल थ्रू, स्ट्रांग रूम से लेकर पोलिंग स्टेशन से, और पोलिंग स्टेशन से लेकर वापस स्ट्रांग रूम में, और स्ट्रांग रूम से काउंटिंग टेबल तक। वो ईवीएम का जो यूनिक नंबर है वो ट्रेवल करता है। तो पॉलिटिकल पार्टी को ये मालूम है किसने कहाँ वोट दिया है। ये सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है, 50 खामियां इस तरीके की। तो जो इलेक्शन कमीशन की गुणवत्ता पर प्रॉब्लम समस्याएं हैं, उनकी कार्यकुशलता पे समस्याएं हैं, उनकी नियत में भी समस्याएं हैं, तीनों बातें हैं। और अविश्वास लगातार बढ़ रहा है। आप भी अपने ही चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाइए, हम लोग हमेशा देखते हैं कि लोग हमको भी कोसते हैं कि साहब आप ईवीएम का सवाल ही उठा रहे हो जी। तो आप सोचिए ना कि देश की जनता का मिजाज क्या है। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो कि पॉलिटिकली बड़ा सजग है, और अभी किसान आंदोलन ने उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग कर डाली है। हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसका कि ताल्लुक जो है वो किसी न किसी किसान से ना हो, भले वो शहरों में रहता हो, बिल्कुल, भले वो किसी कॉर्पोरेट बड़ी मल्टीनेशनल में काम करता हो, कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव किसान से है। किसान आंदोलन ने पूरे हरियाणा को जागरूक किया है। और उस हरियाणा में अगर आप मतदान की चोरी कर लेंगे और उसका आरोप लगेगा गंभीर, तो लोग इसको भूलेंगे नहीं। संविधान ने सबको मताधिकार का अधिकार दिया है जी, और उसी संविधान ने 324 के अंतर्गत एक इलेक्शन कमीशन को बनाया है उस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन अगर उसमें वो विफल होगा तो लोग सवाल खड़े करेंगे। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य है संविधान के अनुरूप चुनाव कंडक्ट कराना, और मतदाताओं का अधिकार है कि उनका जो वोट है वो गिना जाए। पहले तो देने दिया जाए और दूसरी बात गिना जाए। तो ये डिबेट लंबी चलेगी, और मुझे लगता है कि हरियाणा में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं राजीव जी, जो कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो कोई एक रास्ता खोल देती हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव परिणाम ने देश में जो विमर्श पैदा किया है, हरियाणा में जो विमर्श पैदा हुआ है, कांग्रेस पार्टी को जो सबक मिला है, और कांग्रेस पार्टी अब कम से कम इलेक्शन सुधार पे, ईवीएम पे, इन सब पे बहुत गंभीरता से काम करेगी। और एक आखिरी बात की, जो बहुत सी बातें जो कांग्रेस की आलोचना होती है बहुत गैर वाजिब भी नहीं है राजीव। आप देखिए, जो अभी आपने कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि
लोग अपनी अपनी लड़ाई, अपने अपने हित देख रहे थे। मैं नहीं देख पाता हूं, कई बार शकील जी बेहतर बताएंगे, कि राहुल गांधी एक विमर्श पैदा करते हैं जातिवाद जनगणना का, सामाजिक न्याय का, 50% से ऊपर आरक्षण की लिमिट का, बहुत सारे ऐसे विमर्श राहुल गांधी पैदा करते हैं। राहुल गांधी और खड़गे जी की बात मीडिया में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जरिए आती है, ये उनका काम है, उसको बेहतर ढंग से वो आर्टिकुलेट कर लेते हैं। पहले के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रवक्ता उतने बेहतर ढंग से नहीं कर पाते थे। लेकिन मुझे जो कांग्रेस का जो मिडिल ऑर्डर लाइनअप है, जो कांग्रेस के नेता हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को, खड़गे जी को, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं, वो कब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या खड़गे जी के विमर्श पर कब आपने सुना उनको बात करते हुए? जी, इंक्लूडिंग मैं कह रहा हूं कि कुमारी शैलजा जी को कि बहुत मुखर तौर पे वो बातें नहीं आती हैं मीडिया में या पब्लिक डोमेन में जो आनी चाहिए। ये कांग्रेस के लिए भी है कि वो अपने पार्टी को कैसे एक आइडियोलॉजी के तहत लेकर आए, क्योंकि ऐसी गलती और ऐसा जो डबल स्टैंडर्ड आप ना भी कहें तो कम्युनिकेशन गैप जिसको कहा जाए विचारधारा का, वो कम्युनिकेशन गैप आपको बीजेपी में नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बीजेपी में नहीं मिलेगा। कांग्रेस में वो कम्युनिकेशन गैप दिखाई देता है। कांग्रेस की चर्चा, उस पर खूब चर्चा हो रही है, इसलिए उस पार्ट को थोड़ा सा हम उससे ऊपर की जो राजनीति है और देश की सियासत किस दिशा में जा रही है, चुनाव सुधार की बात, चुनाव में जो कुछ होता आया है, क्योंकि मूल मुद्दे पे बात ना होकर आप सीधा सीधा फोकस्ड हो जाते हैं कि कांग्रेस क्यों हारी इस पे। लेकिन यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश इसलिए मैं कर रहा था इस चर्चा के दौरान, ताकि ये समझ में आए कि आखिर जड़ कहाँ है, यानी मूल जो है वो इस समस्या का क्या है और उसको सुधारना ज़रूरी है। इसलिए उस दिशा में बात यहाँ मैं कर रहा था उतनी देर से। जल्दी जल्दी एक छोटा छोटा कमेंट चाहूँगा, समय बहुत ज़्यादा 10 मिनट ज़्यादा हो चुका है। समीर जी, चुनाव सुधार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है यहाँ से जब हम महाराष्ट्र और झारखंड की ओर जाएंगे तो विपक्ष, इंडिया गठबंधन और सचेत दिखाई देगा? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहाँ इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, महाविकास आघाड़ी, और उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर ये सतर्क तो रहेंगे ही, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये अभियान अब छेड़ा है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको ले जाएंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि कभी भी कोई भी प्रक्रिया अपने आप में पूरी तरह से तो सही नहीं हो सकती है, उसमें कमियां रहती हैं, कमियां सुधारने की बात होती है। शेषन साहब का जो उदाहरण दिया गया बिल्कुल सही उदाहरण है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति थी, गड़बड़ियां सबको दिख रही थी, ऐसा नहीं था कि केवल उन्हीं को दिखी होंगी, लेकिन उनको ये लगा कि अगर ये गड़बड़ियां हैं तो उनको सुधारा जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिस एजेंसी के जिम्मे ये सारी चीजें हैं वो सुधारने की दिशा में खुद कितना अलर्ट है या वो कितनी इच्छुक है, वही उसी चीज की कमी दिखाई पड़ रही है। और उसी चीज की लड़ाई लड़नी होगी विपक्ष को, जो उनको ये समझा सके कि आप ये देख लीजिए कि आप कर क्या रहे हैं और चीजें हो क्या रही हैं। मुझे लगता है कि अब उस दिशा में विपक्ष बहुत आगे बढ़ने की तैयारी में आ गया है। मतलब फाइट जोरदार है आने वाले समय में, अमलेंदु जी, यही माना जाए? बिल्कुल राजीव जी, बहुत जोरदार है। मुझे लगता है कि ये अब संवैधानिक संस्थाओं को सुधारने की भी एक मुहिम जो है वो देश के अंदर शुरू होगी कि आप जो है वो सत्ता के पैरोकार बन के मत रहिए, सत्ता के चाटुकार बन के मत रहिए। आपको जो स्वायत्तता प्रदान की गई है उसका सम्मान रखिए, उसका मान रखिए। अब ये मुहिम भी देश के अंदर छिड़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत कुछ अभी इंतजार कीजिए आने वाले समय में, चुनाव की रणभेड़ी, और उसके बाद आप फिर से गतिविधियां तेज देखेंगे। चुनाव की बात होगी, हरियाणा चुनाव की बात उसके पैरेलल होती रहेगी, आप याद रखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार हरियाणा याद दिलाएंगे अपने भाषणों में, और कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के साथी जो हैं इससे अपने आप को कैसे बचाते हैं ये भी देखना होगा। क्योंकि कल से, परसों से, जब से नरेंद्र मोदी के 2-3 भाषणों को आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें वो उन तमाम मसलों को लेकर आ चुके हैं जिससे कहीं ना कहीं
वो दूर जा चुके थे या उनको विपक्ष दूर ले जा चुका था। अब आने वाले समय में आप एक राष्ट्र में दो अलग अलग समुदायों की बात सुनेंगे, 80 और 20 की बात सुनेंगे, कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को बांटती है वाली बात सुनेंगे, ये सब कुछ सुनेंगे और खासकर महाराष्ट्र में ये बातें और भी ज्यादा होंगी।